कमजोर शुरुआत के बाद रिकवरी और रिकवरी के बाद सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ होता कारोबार। आखिरी 1.5 घंटा है आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का और उतार चढ़ाव के बीच जो अब तक का सेशन रहा है, कहां होगी आज की क्लोजिंग और क्या करें आप, कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वैसे लगातार दूसरे दिन कमजोरी है, बट कल जितना खराब नहीं है बाजार और उतनी खराब ब्रेथ भी नहीं है इस समय। तो समझेंगे अनिल जी से क्या चल रहा है इस बाजार में और आपको क्या करना है। सबसे पहले एक बार पहले जान लेते हैं अनिल जी से इस समय की बड़ी बातें क्या है। अनिल जी बताइए। बड़ी बातें दीप, एक लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ निफ्टी में है कारोबार। 125 अंक नीचे निफ्टी आपको दिखेगा तो 21,450 के आसपास के लेवल से 450 अंक नीचे आपको दिखेगा बैंक निफ्टी। 45,650 के आसपास आपको नजर आएगा और 450 अंकों का बड़ा कट सेंसेक्स में भी आपको नजर आएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन बड़ा जबरदस्त है, लेकिन उससे पहले बता दूं फार्मा, हेल्थ केयर, सरकारी बैंकों से बाजार को आता दिख रहा है सपोर्ट। और कमजोरी के लिहाज से भी अगर आप देखें तो कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, खासतौर से आईटी, ये आपके लिए कमजोर इस वक्त नजर आएंगे। यूरोप के बाजारों से मिला जुला सा कारोबार है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। स्मॉल कैप इंडेक्स एकदम फ्लैट है। मिड कैप इंडेक्स में कहाँ एक वक्त 1200 पॉइंट से ज़्यादा का नुकसान था, मुश्किल से 200 पॉइंट का नुकसान है। तो उतार चढ़ाव जबरदस्त है, पहले घटे, फिर और ज़्यादा घटे, फिर रिकवर हुए और ज़्यादा रिकवर हुए और रिकवर होने के बाद वापस से घटते हुए दिखे। यानी कि जिस तरफ आप ट्रेड लेना चाहें, अगर सही तरफ है और सही एंट्री पॉइंट पर है तो दोनों तरफ मामला ठीक, और अगर इसके विपरीत तो फिर बिल्कुल जैसा आज मार्केट। वैसे बैंक निफ्टी तो सर निफ्टी ने कोशिश करी, आया नहीं पॉजिटिव टेरिटरी में। बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव टेरिटरी में आकर गया है सर। बिल्कुल। तो आज रिलेटिवली कल के मुकाबले ब्रेथ भी बेटर है, एक्शन भी बेटर है। हालांकि कमजोरी है और ब्रॉडर मार्केट 2.5% नीचे थे ओपनिंग पर 9:30 बजे। अभी 0.5% नीचे मिड कैप है, 1/4% से भी कम नीचे स्मॉल कैप है। तो वहां पर भी शार्प रिकवरी रही। बिल्कुल। तो दीप दोनों तरीके से आप जैसे देखना चाहें, अगर आप मंदी के मूड में है और अगर आपका मंदी का मूड है तो लगातार तीसरे दिन आपको बाजार कमजोर दिख रहा है। लगातार ऊपर के लेवल पे प्रेशर भी दिख रहा है और नीचे तो है ही एंजॉय। अगर आप तेजी के मूड में हैं तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुका है, निचले स्तरों से रिकवर हुआ है। जिसने तकलीफ दी सबसे ज़्यादा वो बैंक निफ्टी है। वही बैंक निफ्टी रिकवर होकर हरे निशान में भी आया। ठीक है, गाँव गहरा होता है तो भरने में वक्त लगता है, तेज मार लगी है तो थोड़ा टाइम लगेगा और इसीलिए रिकवरी हुई तो रिकवरी में प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिख रही है। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आया है तो बैंक निफ्टी में भी करीबन आप देखिए 46,200 के आसपास के लेवल्स दिखे हैं और वहाँ से आप देखिए बैंक निफ्टी भी करीबन 600 पॉइंट नीचे आता हुआ दिखा है। तो दोनों तरफ के ट्रेड आपको मिल रहे हैं अगर आप इस मार्केट में सही तरफ ट्रेड करो। अच्छा, सेम चीज़ आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। एक बार तो ऐसा लगा कि आज तो दिन ही पूरा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का ये मरमर आ जाएंगे एकदम, और मतलब ऐसा लगेगा कि कल तो ट्रेडर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। 8,000 करोड़ का HDFC बैंक बिका होगा, बाकी सबकी इससे हालत खराब नहीं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो सरप्राइजिंग था। लेकिन बात वही है दीप कि अल्टीमेटली मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर रिकवरी भी फास्ट इसलिए दिखा रहे हैं, पैसा बहुत है इन शेयरों में लगने के लिए। जिन फंड्स के पास पैसा पड़ा है उन्हें तो गोल्डन चांस दिख रहा है आज, क्योंकि भाई अगर 17,000 करोड़ SIP में आते हैं, बाकी थोड़ा बहुत पैसा आता है और हर महीने 4,000 3,000 करोड़ आपका अगर स्मॉल कैप में आ रहा है, 3-4 हज़ार करोड़ मिड कैप में आ रहा है, तो ऐसे दिन तो लगाएंगे, नहीं तो कैसे दिन लगाएंगे। और यहाँ कौन सा FIs बेच है जो आज बेच रहा है, कल भी बेचेगा और परसों भी बेचेगा। यहाँ तो है ही माल रिटेल के पास है और उनका तो माल बिकते ही डर में, डर निकलते। अभी पूछो किसी को बेचना ना बोल देंगे सब, 1200 में नीचे सब ढूंढ रहे थे क्या बेचूं, है ना। तो यही है, तो इसलिए लोकल फंड्स, म्यूचुअल फंड तो खरीदारी करने के लिए निचले स्तरों पर तैयार है ही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में, और शायद यही वजह स्मार्ट रिकवरी है। अब बचा हुआ 1.5 घंटा, आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर करने की लाइफ में ज़्यादा जरूरत है नहीं। 21,250 21,350 अपना सपोर्ट रेंज है। 2 टुकड़ों में खरीदेंगे, आया तो नहीं आया तो वी आर एंजॉइंग लाइफ। ऊपर में आपके लिए 21,550 21,650 वो 200 पॉइंट की रेंज है, यहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग। अब ऊपर की रेंज में आएगा प्रॉफिट बुक करेंगे, नीचे की रेंज में आएगा लेंगे, बीच में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ शो देखेंगे। ऐसा आप प्रण ले लीजिए। डन सर, कर लिया। अब आइए बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं करना। निफ्टी में तो फिर भी लेवल्स पे करना है। बैंक निफ्टी तो कुछ भी मत करें। बैंक निफ्टी को ये बहुत ज़रूरी है कि 2,000 पॉइंट की कल की गिरावट के बाद जब बैंक निफ्टी आज फिर से 700-800 पॉइंट गिरा है, ये एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी चाहिए आपको दिन के दौरान या 1-2 दिनों में, ताकि आपको बेस्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस बने। तो धीरे धीरे जो प्रोसेस बन रही है, किसी को खरीदना है तो भी एग्रेसिवली खरीदना है कि लगता है कि अरे मौका मिल रहा है ले लो, आज इतना नीचे मिल रहा है, कल इतना नीचे मिल रहा है। और किसी को बेचना है, अरे वाह क्या गोल्डन चांस मिला है, ऊपर से 800 पॉइंट बढ़ गया है बैंक निफ्टी, थैंक यू वेरी मच। सो दोनों तरफ के ट्रेड हो रहे हैं। उस दोनों तरफ के ट्रेड में अगर आप कर पाएँ सही तरफ कॉन्ट्रा ट्रेड
बड़े स्टॉप लॉस के साथ बहुत बढ़िया। नहीं तो जैसा कि सुबह मैंने आपको कहा था, आज आपके उपवास का दिन है, फास्टिंग करना है आपको। हाँ, या तो फास्ट ट्रेड वाली कर लीजिए, या फास्टिंग कुछ नहीं करने वाली कर लीजिए, है ना। दोनों तरफ से क्या फास्ट हो सकता है वो आप देख लीजिए, आप कौन सा फास्ट कर सकते हैं वो देख लीजिए। नहीं तो एंजॉय कीजिए, कोई ज़रूरी थोड़ी कि रोज़ आपको कुछ करना ज़रूरी। तो शांति से बैठिए, देखिए, एंजॉय कीजिए मार्केट को, और आराम से मार्केट को डिसाइड कर लीजिए कि वो क्या करना चाहता है। आप ज़बरदस्ती, हड़बड़ी, जल्दबाजी, उछल कूद ना करें। गॉट इट। ऑरेकल फाइनेंस, इस पर एक बार अपडेट जरूर लेना है जी। 45% की रैली रिकमेंडेड प्राइस से इस काउंटर में आ चुकी है। 3 हफ्ते भी नहीं हुए, 2-2.5 हफ्ते ही हुए हैं। मंडे को आपने रिकमेंड किया था 1 जनवरी को, वहाँ से 45% की रैली इस काउंटर में आ चुकी है। गॉड इज सो काइंड टू एवरीवन हु बॉट ऑरेकल फाइनेंस। मैं फिर बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूँ, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन करना टाइम से कर लेना एक थोड़ी बहुत हमारी वो हो सकती है कलाकारी, अगर आप कहना चाहें तो। बट इतना जल्दी बढ़ जाना, ऐसे बढ़ जाना, ये मार्केट है, कंपनी की परफॉर्मेंस है और लोगों का भरोसा है जिन्होंने खरीदा है। तो अल्टीमेटली अगर आपने खरीदा, सुबह भी 5500 पे भी मैं यही कह रहा था, 5700 पे भी यही कह रहा हूँ, 6000 पे भी यही कह रहा था दीपक, 6225 पे भी यही कह रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें तो लाइफ में बदल ही है। सिर्फ अच्छा और मोटा पैसा बनाकर कब तक निकलते रहेंगे मार्केट से? कभी तो टाइम वाइज इन्वेस्टमेंट कीजिए। टाइम वाइज, अगर टाइम वाइज देखिए, 4 घंटे पहले अगर आपने ओरेकल बेचा होता, 4 घंटे में कितना फर्क पड़ेगा? सोच लीजिए। सही बात, सही 6 बात। घंटे पहले बेचा होता तो 600 में बिकता, 4 घंटे पहले बेचा होता 400 में बिकता, बिल्कुल। 2 घंटे पहले 200 रुपये में बिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर घंटे 100 रुपये की रफ्तार से बढ़ता रहेगा, वैसा नहीं है। लेकिन आप सोचिए, साल भर के टारगेट हमारे, तीसरा टारगेट 6500 का है जहाँ तक मेरा ख्याल है, 6300 के आसपास 6500 का है आज हमारा, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। तो मतलब इससे बढ़िया अब ये किसको पता होता है ना। मुझे 1 जनवरी को पता था कि ये 18 तारीख का दिन होगा जिस दिन 18% बढ़ेगा, है ना। ये किसी को नहीं पता ना। और एक दिन में सारा काम कर लेगा, ये किसको पता। सो ये नहीं पता होता है, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के जो स्टॉक है वो पकड़ कर बैठने होते हैं, रखने होते हैं। सो बढ़िया है, अगर आप बना पाएँ पैसा, बहुत अच्छी बात। मुझे इस बात की खुशी ज़्यादा है कि कौन सा घोड़ा दौड़ेगा वो पता लगा है, वो पता लगा पाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। सो अच्छा है, ये तो बढ़िया घोड़ा ढूंढा है सर। बहुत ही शानदार मूव आई है ऑरेकल। इस पर रखिए नज़र और एक बार देख भी लेते हैं क्या सलाह दी गई थी। पिक ऑफ द ईयर में रिकमेंड किया था, पूरे साल के टारगेट आपने देख ही लिया, पहले 2 हफ्तों में आ गए। ऑरेकल फाइनेंस ये वो स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। लाइफ हाइपर मार्केट है, और आईटी कंपनियाँ जिनमें डिविडेंड यील्ड नहीं के बराबर होता है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पता है 6% डिविडेंड। वैल्यूएशन देखिए, ये खाली 14-15 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 5350, 5850 और 6500 के बड़े टारगेट है 1 से 3 साल के लिए। ये लेकर चलें, हो सकता है साल भर में भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे। ऑरेकल फाइनेंस यहाँ पर 15% का सर्किट अब आपके लिए लग गया है। 5850 का अनिल जी का दूसरा टारगेट था, एग्जैक्टली उसी लेवल पर आपको अब 15% का दूसरा 5850 दूसरा टारगेट उसी। अरे वाह, जय हो। शानदार मूव इस पर आई है और अभी भी भरोसा बरकरार है। टाइम वाइज अब होल्ड करिए, प्राइस टारगेट्स तो ऑलरेडी आपके आ चुके हैं ऑरेकल फाइनेंस पे। आइए, और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर बड़ा एक्शन दिख रहा है, कहां पर बाजार की नजर है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले दिनों के लिए, दोनों जानते हैं कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून। इवेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीपा। इवेंट्स के लिहाज से ऑफकोर्स इंडसइंड बैंक का इसके नंबर्स अभी अब से कभी भी आ सकते हैं मार्केट आज के पहले। साथ ही एफएनओ स्पेस से पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट, इंटरमेश के भी नंबर्स आएंगे। साला से टेक्नो इंजीनियरिंग, यहाँ पर बोर्ड बैठक होने वाली है रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल पर विचार करने के लिए। और आज दिसंबर महीने का यूएस का हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा भी आएगा। कल के दिन में निफ्टी से HUL, अल्ट्राटेक और रिलायंस के नंबर्स आएंगे। एफएनओ स्पेस से अतुल लिमिटेड और RBL भी अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेंगे। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। साथ ही NHBC का रिटेल निवेशकों के लिए OFS भी खुलता हुआ दिखेगा। मुथूट माइक्रो फाइनेंस 50% IPO लॉक इन, इसका भी 30 दिनों का खत्म हो जाएगा। और प्री IPO लॉक इन, इन्वेस्टर लॉक इन जो है वो भी खत्म होगा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ई-पैक ड्यूरेबल, ये नया IPO खुलता हुआ दिखेगा कल के दिन में। 23 तारीख तक ये IPO खुला रहेगा।
और कुल मिलाकर जो इशू साइज़ है वो 640 करोड़ रुपए का है। साथ ही एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे टीसीएस और एचसीएल टेक के काउंटर्स। रिकॉर्ड डेट है टिन प्लेट के टाटा स्टील के साथ मर्जर की, और जनवरी महीने का यूएस का कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस डेटा पर भी नज़र रखिए। 20 तारीख शनिवार यहाँ पर 2 चरणों में यहाँ पर एक्सचेंजेस पर लाइव सेशंस होते हुए दिखेंगे। डिजास्टर रिकवरी साइट की टेस्टिंग के लिए पहला सेशन 9:15 से 10 और दूसरा सेशन 11:30 से 12:30 तक होता हुआ नजर आएगा। साथ ही नंबर्स के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक पर फोकस करिए। एफएनओ से कैनफिन होम्स, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेके सीमेंट और परसिस्टेंट सिस्टम्स भी अपने नंबर्स शनिवार को ही डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स की शेयर विभाजन और डिविडेंड को लेकर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर इसके एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए बोर्ड मीटिंग होती हुई दिखेगी। साथ ही आईआरएम एनर्जी और मोती सन्स ज्वेलर्स, इनके 50% आईपीओ एंकर लॉक इन 90 दिनों के और 30 दिनों के भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे इवेंट्स हैं अगले 3 दिनों के हिसाब से। तो इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेटा आने वाले दिनों में भी रहेगा। अरमान, गुड आफ्टरनून। आज की खबरें, नतीजे कौन कौन से हैं ये बताइए। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नतीजों पे बात करें तो धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, यहाँ पर इनका मुनाफे की अगर आप बात करें, मुनाफे से कंपनी घाटे में आते हुए दिखी है। जो 15 करोड़ का मुनाफा था उसके मुकाबले लगभग 5.5 करोड़ का इनको घाटा आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको कमी आती हुई दिखी है, 590 करोड़ से गिरकर आय जो है वो 280 करोड़ पर आती हुई दिखी है। साउथ इंडियन बैंक यहाँ पर मुनाफा 103 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ पर आया है। हालांकि एनआईआई की बात करें, वहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम में वहाँ पर लगभग 0.7% के आसपास की आपको गिरावट दिख रही है, और ग्रॉस एनपीए 4.96% से कम होकर 4.74% पर आते हुए दिखे हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन, यहाँ पर इनका घाटा अगर आप बात करें 101 करोड़ से घटकर 64 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं आय में 43% के आसपास का उछाल है। खबरों में कोल इंडिया पर आपको फोकस रखना है, जो जी बिजनेस की खबर पर यहाँ पर मोहर भी लगती हुई दिखी है, जिसमें सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भारत और यूरोपियन कमीशन के बीच जो करार उसको मंजूरी की खबर जो आती हुई दिखी है। अगर आप टोटल वैल्यू देखें तो 5,600 करोड़ के आसपास का है। अशोक लेलैंड, यहाँ पर कर्नाटक सरकार ने 1225 बसों के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है इनको। कर्नाटक सरकार से लगभग 522 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अजमेरा रियल्टी, कीस्टोन रियल्टर्स, यहाँ पर कीस्टोन रियल्टर्स के साथ अजमेरा रियल्टी ने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए करार किया है, और प्रोजेक्ट का अगर आप ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की बात करें तो वो 760 करोड़ है, और इस प्रोजेक्ट में दोनों की हिस्सेदारी 50-50% होगी। पूर्वांकरा, यहाँ पर चेन्नई में वेलनेस थीम पर नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, और प्लॉट का अगर रेंज देखें तो 600 स्क्वायर फीट से लगभग 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का होगा। शुगर स्टॉक्स पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि गन्ने के मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी को यूपी सरकार से मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। सामी होटल, यहाँ पर Q3 में मधुसूदन जिकेला का शेयर होल्डिंग में नाम आता हुआ दिखा है, जो हिस्सेदारी अगर आप देखिए 1.72% है। और ब्लॉक डील्स की बात करें तो NHPC 15 लाख शेयर्स, HDFC बैंक 64 लाख, जोमेटो 18 लाख और मैक्स हेल्थ केयर 44 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए। ओके, तो ढेर सारी खबरें, ढेर सारा एक्शन बाजार खुलने के बाद आपकी स्क्रीन पर, और खास तौर से बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स अरमान करवाते हुए दिखे हैं आज का। अरमान रोज जितना होता है रोज उससे ज्यादा है ना। यस सर, बड़े बड़े भी हैं, ब्लॉक्स भी बड़े, खरीदने और बेचने वाले दोनों ने मूड बनाकर आज एक्शन लिया है। तो एक्शन भरपूर है, और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल भी आपके साथ है तैयार। कुणाल जी, राकेश जी के साथ सुमित जी और वागले साहब आपको नजर आएंगे इस वक्त। मेहुल कोठारी साहब श्रद्धा अवस्थी जी के साथ और हिमांशु गुप्ता साहब के साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले कि मैं बिगुल के साथ शुरुआत करूं, एक बार इस वक्त की एक बड़ी खबर पर फोकस कर देते हैं, और वो खबर आ रही है शुगर सेक्टर को लेकर। शुगर कंपनी के लिए एक झटका लगता हुआ नजर आया। आइए, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। जानते हैं क्या खबर आई है और क्यों है शुगर कंपनियों के लिए नेगेटिव। अमरीश, बताइए। सर, खबर अभी ये है कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने चीनी के जो स्टेट एडवाइस प्राइस है, एसएपी है, उसको 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया। यानी कि गन्ने के भुगतान के लिए किसानों को 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये भार जो है चीनी कंपनियों पर आएगा सीधे तौर पे, क्योंकि जो सरकार मूल्य तय करती है उसी मूल्य पर प्रति क्विंटल भुगतान कंपनियों को करना होता है। तो ये भुगतान सीधा सीधा कंपनियों के खाते में आ रहा है। तो एक बड़ा झटका शुगर कंपनियों को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो कि इसी राह पर चलने को तैयार हैं। पंजाब ने इसकी शुरुआत की थी, 391 रुपये प्रति क्विंटल का दाम उसने तय किया था। अब उत्तर प्रदेश है, इसके अलावा कई और राज्य हैं जो कि इसी सीरीज में है और दाम आगे बढ़ा सकते हैं गन्ने के भुगतान के। इसके साथ सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी साफ स्पष्ट निर्देश दिए हैं चीनी कंपनियों को कि अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी पर कोई तकलीफ नहीं आनी
आनी चाहिए, कोई आँच नहीं आनी चाहिए। आगे आने वाले समय में जो त्योहारी सीज़न है, जो शादियों का सीज़न है, उसके हिसाब से कंपनियों को लग रहा था कि डिमांड बढ़ेगी तो शायद कीमतें कुछ बढ़ाने की इजाज़त मिल सकती है या फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त सरकार की तरफ से मिल सकती है। लेकिन सरकार ने दोनों ही जो ऑप्शंस हैं उसको बंद कर रखा है, यानी कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि एक्सपोर्ट भी नहीं होगा और चीनी की जो कीमतें हैं वो घरेलू बाजार में उसके भी नहीं बढ़ने की पूरी जो कवायद है, पूरी जो तकलीफ वो चिंता है वो भी कंपनियों को खुद करनी होगी, यानी कि दाम बढ़ सकते हैं और भुगतान भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो दोहरी मार है एक तरह से चीनी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से। सर, दोहरी मार है चीनी कंपनियों को सरकार के इस फैसले से। अनिल जी, गन्ने का प्राइस बढ़ गया है चीनी कंपनीज के लिए, जैसा अमरीश बता रहे थे, दाम बढ़ाने की इन्हें अनुमति नहीं है, परेशानी आएगी। ऑलरेडी हम एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस देख रहे हैं, मोलासेस एक्सपोर्ट पर हमने लिमिट्स देखी हैं, एथेनॉल प्रोडक्शन पर लिमिट देखी है। तो बैक टू बैक काफ़ी सारी नेगेटिव डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चीनी के लिए, वो भी थोड़ा पॉलिटिकली सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कैसे देखें इसे सर? सरकार के रडार पे है ये सेक्टर, ये साफ नजर आता है। और सरकार को 2-3 चीज़ों में बिल्कुल भी शुगर कंपनियों, एक तो क्या है, ये पिछले साल शुगर कंपनी ने इतना पैसा बनाया है, तो नज़र में आ गए। नज़र में अगर ये है इलेक्शन ईयर, तो इलेक्शन ईयर में सरकार बिल्कुल ये कोशिश करेगी, चाहेगी कि भाई किसानों को गन्ने का दाम ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ये 20 रुपये दाम बढ़े, और ये दाम अभी शुगर कंपनियों को बढ़ाने के लिए बोल दिया है। शुगर कंपनियों को कब कैसे सब्सिडी मिलेगी पता नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि शुगर के दाम आप नहीं बढ़ा सकते, वो फ्रीज कर रखा है, तो बेसिकली शुगर कंपनियों को ही अभी झेलना है जी, राइट। और इसके चलते शुगर कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पे 2% का फ़र्क पड़ेगा। 2%, हाँ, तो ये फ़र्क साफ साफ इनके मार्जिन पे आने वाला है। ये 2% मार्जिन पे फ़र्क आता हुआ दिखा। अब आइए दूसरी चीज़, अभी इन्होंने इथेनॉल पे भी डंडा मारा है कि भाई आप मोलेसिस के एक्सपोर्ट पर डंडा मार दिया, 50% ड्यूटी लगा दी। तो इसका मतलब क्लियर कट है, सरकार इलेक्शन तक बिल्कुल शुगर के दामों को बढ़ने ही नहीं देना चाहती। तो आपका फिनिश प्रोडक्ट आपका बढ़ नहीं सकता। और दूसरा ये कि आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है, राइट, गन्ने की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। दूसरा ये कि आपके प्रोडक्ट्स आप खुले मार्केट में नहीं बेच सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। करेक्ट सर। तो हर तरह से कंप्रेस हो रहा है मामला। एग्जैक्टली। और उसके ऊपर क्या है, 2 चीज़, एक 25-30 के मल्टीपल पर ये कमोडिटी साइकिल है, इतने महंगे ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो नेचुरली इनको थोड़ा ठंडा होना है। अभी आपने नंबर देखोगे, धामपुर शुगर के नंबर कितने कमज़ोर नंबर्स हैं, वो नंबर्स में अब असर आने लगा है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, आज ही आए धामपुर के नंबर पे, मेरे ख्याल से पहली शुगर कंपनी है जिसने नंबर पेश किया और कमज़ोर नंबर ही है। सो आई थिंक थोड़ा मामला सीरियस है यहाँ पर। मेरे ख्याल से शुगर कंपनी में थोड़ा सावधान रहना चाहिए जो एक्शन होता है। अब आप कहने के लिए कह सकते हैं कि थोड़ी यूपी की शुगर मिल्स के लिए बात सही है यूपी की, लेकिन मैक्सिमम बिजनेस में तो यूपी की शुगर मिल से ही आता है यूपी के। तो मेरे ख्याल से एथेनॉल की स्टोरी, मोलेसिस के एक्सपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, गन्ने के दाम बढ़ना, शुगर के दाम नहीं बढ़ने देना, ये सारे डायनेमिक्स है जो शुगर कंपनियों के लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम कर रहे हैं, मार्जिन्स घटा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा फेवरेबल कम इस वक्त नज़र आता है। एक बार जरा शरद जी से भी राय ली जाए। शरद जी, आप कोई विचार रखते हैं शुगर कंपनियों पर? सर लार्जली आपने तो बहुत अच्छे से समराइज कर ही दिया है। मुझे लगता है बिल्कुल जो ओपिनियन है वो एकदम सही है कि तीनों चारों फ्रंट पे इनको प्रॉब्लम आ रही है। और जैसा एथेनॉल में सब लोग सोच रहे थे कि बिजनेस मॉडल पूरा रिवैम्प हो गया, अब इतना कंट्रोल नहीं रहेगा और थोड़ी फ्रीडम रहेगी, बट शुगर एक साइक्लिकल कमोडिटी है। और अभी जैसा ग्लोबली एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है जहाँ डोमेस्टिक अपनी प्रोडक्शन को सब लोग कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि डोमेस्टिक इन्फ्लेशन में कोई कंट्रीब्यूशन ना आए, तो भारतीय सरकार भी उसी पे फोकस कर रही है। इलेक्शन ईयर होने की वजह से गन्ने की कीमतें भी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है बिल्कुल जब आपका रॉ मटेरियल साइड फिक्स नहीं है और फिनिश प्रोडक्ट पे आपके स्केल एक फिक्स्ड है जिसके ऊपर आप बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट्स भी नहीं अलाउड हैं, प्लस एथेनॉल वाला जो हिट है वो एक एडिशनल हिट है, तो ऑब्वियसली जब आप हिस्टोरिकली 8-9 के मल्टीपल पर ट्रेड करते हैं, अगले 2-3 साल अब कोई फ्रेश ट्रिगर्स तो शुगर के लिए दिखाई नहीं दे रहे हैं री रेटिंग के। तो पोस्ट इलेक्शन अगर रेगुलेटरी चेंज में कुछ रिलैक्सेशन आता है तो हो सकता है वापस एक री रेटिंग आपको दिखाई दे। तो मुझे भी लगता है कि इन वैल्यूएशंस पे बहुत ज़्यादा स्कोप आपको शायद ही मिले, एटलीस्ट 6-7 महीने तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होनी चाहिए पॉजिटिव साइड पे। इसलिए तो मामला मुश्किल है। इलेक्शन तक तो आप भूल ही जाइए, और इलेक्शन के बाद नई सरकार बने तब तक तो आप भूल जाइए। नई सरकार भी बनती तुरंत तो कोई ऐसा काम करेगी नहीं जो किसानों के अगेंस्ट में दिखे करे, तो वो चीज़ें तो मेरे ख्याल से दबाव साफ है ही इसमें कोई। और दीप कोई बड़ी बात नहीं, शुगर कंपनियों पर थोड़े से डाउनग्रेड भी आने लगे एफआईएस ब्रोकरेजेस की तरफ से। नो डाउट एफएनएम खाली आपके बलरामपुर चीनी, बट अदरवाइज नेचुरली थोड़े थोड़े टारगेट्स तो घटेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक बार जरा बलरामपुर के चार्ट्स पर राय ली जाए। बताएं सुमित जी, जरा चार्ट्स देखिए, अपनी राय दीजिए।
कुणाल जी। अनिल जी, बलरामपुर चीनी के चार्ट्स वीक दिख रहे हैं, स्टॉक के अंदर दबाव है। स्टॉक पिछले 10 दिनों से, इनफैक्ट 15 एक दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव ही दिखा रहा है। तो स्टॉक के अंदर नीचे में सपोर्ट लेवल जो है वो 375 के पास है। 375 के लेवल टूटने पे स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट का शुरुआत होगा और फिर नीचे में और लोअर लेवल्स आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। तेजी जब तक नहीं बनेगी, जब तक ये 400 के ऊपर में सस्टेन नहीं करता और क्लोजिंग नहीं देता। लॉन्ग पोजीशंस फिलहाल टाइमिंग अवॉइड करनी चाहिए। 375 के नीचे फ्रेश सेल बनेगा 350 330 के टारगेट्स के लिए। ओके, ये है आपके लिए बलरामपुर चीनी, जहां पर आपको रखनी है नजर। और पूरे शुगर पैक पर ही जैसा अभी बात हो रही थी, थोड़ा कॉशियस व्यू बनाकर रखिए इस समय। बट यूफोरिया है ओरेकल में। 25% का सर्किट अभी अभी इस पर लगा है। ओरेकल फाइनेंस डीसाई पर 25% के सर्किट पर है। अब देखते हैं सर्किट इसके बाद खुलता है तो क्या होगा। 10, 15, 20 और अब 25, ये थ्रू द डेज पर सर्किट लग चुके हैं सर। कई बार ये भी होता है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग शॉर्ट करते हैं कि चलो इतना बढ़ गया इतना बढ़ गया। ये तो ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट करने की जरूरत ना करें जब तक कि कमजोरी का संकेत ना है। कितना बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, ये आप और हम डिसाइड करने वाले कौन है। करेक्ट। शॉर्ट करने का संकेत नहीं है। शॉर्ट जब तक संकेत ना है टेक्निकली या किसी रीज़न से, तब तक ना करें। तो शॉर्ट करने में ऐसी शॉर्ट ट्रैपिंग हो जाती है, तो वो भी एक दिक्कत है। एक तो फ्रेश खरीदारी, ऊपर से शॉर्ट करनी, दोनों अगर साथ में हो जाए तो फिर आपका मामला मुश्किल हो सकता है। सावधान रहें, थोड़ा सा अलर्ट रहें। ओके, थोड़ा सावधान रहें, अलर्ट रहें। चलिए कुछ और काउंटर्स पर नजर डालिए जहां पर थोड़ा अच्छा एक्शन बन रहा है। आरती इंडस्ट्रीज इसमें अच्छी मूव आई, थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी कि आरती इंडस्ट्रीज में क्यों आपको रखनी है नजर। बट अपोलो टायर्स, इस पर भी आपको शानदार एक्शन बनते हुए दिख रहा है। बड़ा उछाल अपोलो टायर्स के चार्ट में आ रहा है। 7% ऊपर इस समय अपोलो टायर्स है। डेज हाई पर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एक बार मेहुल जी से भी इस पर राय लेते हैं, फिर शरद जी से भी पूछेंगे क्या चल रहा है इस काउंटर में। मेहुल जी, पहले एक बार चार्ट देख लें सर, अपोलो टायर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, अपोलो टायर का चार्ट बहुत ही अच्छा है। आज फ्रेश ब्रेकआउट आया। बस सवाल ये कि कल फॉलो अप बाइंग आती है या नहीं, बिकॉज थोड़ा सा मार्केट प्रेशर में है। तो यहाँ पर फिर भी होल्ड की सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग तो मत कीजिए। बट जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया, मैं समझता हूँ 530 से 540 का टारगेट निकल के आता है। इसका जो सपोर्ट है यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर किसी को लगाना है तो 470 का लगा सकते हैं। बाकी होल्ड करना है, बिकॉज ऑल टाइम हाई के पास ये ब्रेकआउट आया तो फॉलोअप मूवमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड मार्केट अगर कल नीचे खुले तो। 530 से 540 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कीजिए। और साथ ही साथ दीपांशु एक बिगल भी है। अपोलो टायर्स पर बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। अनिल जी, आपने बताने को बोला है, अभी ओरेकल की बात हो रही थी और दीपांशु कह रहे थे यूफोरिया है। अनिल जी, तो आप जो बोलते हैं ऑन मार्केट ऑफ मार्केट, अनिल जी तो यूफोरिया हो जाता है। अनिल जी, आज आपने सुबह बोला फास्टिंग को लेके, तो अनिल जी मेरे पास तो मतलब मेरे चाहने वाले 2 ग्लास अनिल जी फ्रेश ऑरेंज जूस ले आया, कहते हैं आज फास्ट है आपका, ऑरेंज जूस पीजिए विदाउट ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। अनिल जी, तो आप जो बोलते हैं ना उसको अच्छे से लोग फॉलो करते हैं अनिल जी। तो अच्छा है, अगर ऐसा तो मेरे पास भी भिजवाओ तो मैं भी फास्टिंग करूं। बढ़िया है, अगर इतना बढ़िया फास्ट में आपको फर्स्ट क्लास फ्रेश ऑरेंज जूस। वैसे ऑरेंज जूस में ब्लैक पेपर सॉल्ट कौन डालता है? अनिल जी, अब मैं तो हर चीज में ब्लैक पेपर डाल देता हूँ अनिल जी, सूप हो जूस हो। अच्छा, ओ रियली, माय गॉड। जी कुणाल जी। अनिल जी, दुकान डालते हैं अनिल जी, दुकान से अगर पिया जाए जूस तो अनिल जी उसमें डाला जाता है, जिससे कि अगर मान लीजिए एक आधा कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का ना भी हो संतरा, तो अनिल जी पता ना लगे, वो सब ब्लेंड हो जाता है उसमें, इसलिए डाला जाता है। ओह, दिस इज समथिंग न्यू, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। चलिए बढ़िया है। तो मतलब आप कहना ये चाहते हैं इनडायरेक्टली कि जनरली अंशल जी को जो भी संतरे का जूस पीने को मिले उसमें एक हाथ संतरा तो बिगड़ा हुआ होता ही है। इसका मतलब ये समझा जाए। ओके बंसल जी, ध्यान से पिए अगली बार से। फिलहाल जी अनिल जी आपकी समझ से कुछ नहीं बच सकता अनिल जी। जी कुणाल जी, बंसल जी बताएं सर, आपका चार्ट कॉर्नर स्टॉक। अनिल जी खरीदारी की राय है लुपिन पर, जिसको मैं और कुणाल जी रेगुलरली नीचे से रिकमेंड करते आ रहे हैं। और सबसे खास बात क्या है, मार्केट के इस ऑनगोइंग टर्मोइल में भी लुपिन का टेक्निकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट नहीं हुआ, स्टॉक ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा वोलेटाइल हुआ, बट कोई भी नियर टर्म नियर वाले इसके सपोर्ट से उसको क्रैक नहीं करा है और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दोबारा से देखने को मिल रहा है। तो लुपिन इज गेयरिंग अप फॉर अनदर अप मूव। ओवरवेट खरीदारी की राय है लुपिन पर। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे ही बाजार को फार्मा का सहारा है और ब्रेकआउट आता हुआ लुपिन के चार्ट्स पर दिख रहा है। और यहाँ पर एक पैटर्न बना है जिसको बुलिश फ्लैग पैटर्न कहते हैं। लुपिन और जितने भी मेनलाइन फार्मा काउंटर्स हैं, अगर आप सबकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें निफ्टी के साथ, तो एक क्लियर आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। और लुपिन में फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो एक 1405 रुपए के स्टॉप लॉस से हमारी खरीदारी की राय है। 1405 पर स्टॉप लॉस रख लें, लुपिन में खरीद करें। पहला टारगेट होगा 1455 रुपए का, 1455। इवेंचुअल टारगेट 1475। तो 1455 1475 के टारगेट के लिए लुपिन में खरीदारी कराएं। ओके, तो लुपिन पे खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आई है। बिगुल है अब चार्ट कॉर्नर का, नहीं सॉरी, चार्ट कॉर्नर का तो हो गया, मना भी नहीं करते कि चार्ट कॉर्नर का हो गया कुणाल जी, राकेश जी वापस मना भी दोबारा नहीं। कर लो। चलिए कोई बात नहीं, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी, गुड आफ्टरनून। जी 21,450 की पुट ऑप्शन लेंगे, 24-25 इस रेट पे खरीदेंगे। 21,450 की पुट ऑप्शन, जिसके टारगेट आपको रखने हैं 45 तक के, 45। और स्टॉप लॉस इसका बनेगा 5 रुपए का। अभी थोड़ी सी ये बढ़ गई है लास्ट 5-7 मिनट में, अभी मिल रही थी ये 12-13 रुपए की, अभी 22-23 की आ गई है, बट आप ले सकते हैं। 45 से 50 तक का टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस भी रखना है इसका, 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। 6 रुपए 60 पैसे का डे लो है, तो पुट ऑप्शन में ट्रेड है। डे लो है और उस हिसाब से आप लेना है निफ्टी पर 21,450 का पुट ऑप्शन। आज ही की एक्सपायरी का। कोई बैंक निफ्टी पर भी ट्रेड है या ओनली निफ्टी? ओनली निफ्टी अनिल जी, बैंक निफ्टी पर नहीं है। वंडरफुल, ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई। ओके, बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। आइए उसी पर हमारे एक्सपर्ट से राय भी ली जाए कि किस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं आज के सेशन में। एक और स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज, जहां सुबह से एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एक बड़े ऑर्डर की उम्मीद में कि इनको बड़ा कामकाज आने वाले समय में मिल सकता है, उसके चलते 610 रुपये के पार निकलता हुआ स्टॉक। एक बार शरद जी से राय लेना चाहता हूँ। शरद जी, केमिकल स्टॉक्स और स्पेशली अगर आरती के इंडस्ट्रीज आपके रडार पे हैं, बताएं सर। हाँ जी, हमें लगता है मोर और लेस साइकिल बॉटम आउट हो गया है। हो सकता है एग्रीकेम में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, बट ये वैल्यूएशंस पे हमें लगता है ज़्यादातर स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हैं। एक्चुअली लार्ज कैप स्पेस में मुझे लगता है यूपीएल और पीआई इंडस्ट्रीज़ में वैल्यूएशन कंफर्ट आपको सबसे ज़्यादा होगा आज के दिन, और मदरसन तो खैर नॉन सेक्टर हो गया। बट बाकी लार्ज कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कंफर्ट खोजना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है आपको ये लेवल पे एक बढ़िया लेवल मिल रहा है जहाँ ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करना चाहिए। और आरती में ये जो डील हो रही है इनके लिए काफ़ी फेवरेबल है। पिछले कुछ समय में कुछ प्रोडक्ट्स को यूरोप में मंजूरी नहीं मिली थी या मिलते मिलते अटक गई थी, तो उस चक्कर में एक करेक्शन हमने देखा था। बट हमारा मानना है कि ग्रोथ वगैरह रोबस्ट रहनी चाहिए। 680-700 रुपये के लक्ष्य हम मान के चल रहे हैं आरती में। और ये ऑर्डर एक एडेड ट्रिगर है, मुझे लगता है जितना बड़ा है, आप 1000-1500 सालाना बात कर रहे हैं करोड़ इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, और 6,500 करोड़ के रेवेन्यूज़ कंपनी करती है। तो मुझे लगता है फॉरवर्ड नंबर्स में भी एक बढ़िया री रेटिंग आरती को मिलनी चाहिए। तो हम लोग इनिशियली 680 के टारगेट्स लेके चल रहे हैं, बट मुझे लगता है ये ऑर्डर के साथ आप एटलीस्ट 10-12% और अपसाइड उम्मीद कर सकते हैं टारगेट्स में। ओके, तो ये है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। आइए मेहुल जी के लिए एक बिगुल बीटीएस डबल टी का। मेहुल जी बताएं सर। दीपांशु, एक्चुअली एक ऑप्शन का ट्रेड है, मैं दे देता हूँ। एनटीपीसी में है, पुट ऑप्शन लेना है बिकॉज काफी समय के बाद एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हुआ है, ब्रेकडाउन आया है 300 रुपए के नीचे, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी था 300 का। तो 300 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदना है एनटीपीसी में। 8 रुपए के करीब ये चल रहा है। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 11 रुपए और दूसरा टारगेट रहेगा 13 रुपए का। सो एनटीपीसी में खरीदारी की सलाह वाया पुट ऑप्शन। ओके, तो पुट ऑप्शन खरीदे एनटीपीसी का, ये है आपके लिए राय। 300 रुपये का पुट ऑप्शन खरीद कर आप कर सकते हैं ट्रेड। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम। बताएं सर आपकी आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पिक देने के पहले अनिल जी आपको बहुत 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 बधाई। अनिल जी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक ऑफ द ईयर दिया आपने इस बार।
अनिल जी OFSS में एक धुआंधार तेजी हो गई है, कैसे कर लेते हैं अनिल जी? अरे सर, मैंने कुछ नहीं किया। जो किया कंपनी ने किया और अच्छी रिजल्ट पेश किया है, तो कंपनी को, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को धन्यवाद और मार्केट को धन्यवाद। मार्केट भी अच्छा है, मूड अच्छा है, और धन्यवाद उन लोगों को भी जिन्होंने खरीदा हो, क्योंकि जैन साहब ने भी जेम्स में कवर किया था, मेरे ख्याल से सेठी साहब की रिकमेंडेशन लिस्ट में भी पहले रहा। और यस सर, जिन्होंने खरीदा उनको धन्यवाद, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो खरीद रहा है, पैसे लगा रहा है, पेशेंस के साथ बैठा है, उसका पैसा बन रहा है। तो थैंक यू आपको भी सेठी साहब जी, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आज का जो मेरा पहला स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह है, स्टॉक का नाम है, पहली बार ही कवर कर रहा हूँ, ASK ऑटोमोटिव। ASK ऑटो इसका नाम है, आस्क ऑटो। 290 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 310 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 285 का। भारत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स बनाने वाली कंपनी है। 50% से ज्यादा इस सेगमेंट में मार्केट शेयर है और 16 इनके प्लांट्स है अक्रॉस 5 स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें एक प्लांट तो अभी हाल ही में भिवाड़ी राजस्थान में इन्होंने शुरू किया, तो उसका असर आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा। बाकी इसकी एक जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, TVS है, बजाज, सुजुकी, रॉयल एनफील्ड, इन यामाहा, इन सब को कैटर करती है। और इस कंपनी के 2-3 ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के साथ टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग अरेंजमेंट्स है। एक जापानीज मैन्युफैक्चरर है जिसके साथ इनका ब्रेक शू, टू व्हीलर्स के लिए ब्रेक शू के लिए टाई अप है। फिर एक कनाडा की कंपनी है न्यू कैप इंडस्ट्रीज, वो ग्लोबल प्लेयर है इन रिटेंशन सिस्टम्स, वहाँ पे पेटेंट किया हुआ, उसके साथ भी टाई अप है। और एक बड़ी ग्लोबल कंपनी के साथ इनका टाई अप है। तो इस तरह की कंपनी, और आजकल इनका फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी है। हाल ही का IPO आया था 282 में, और वहां से स्टॉक की लिस्टिंग अच्छी हुई थी। IPO को जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला था, 51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। 15 नवंबर को ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद वहां से ये बाजार की गिरावट के साथ करेक्ट होकर IPO के आसपास के लेवल्स पे अवेलेबल है। मुझे लगता है बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी इज अराउंड 19-20%। FIs में भी अच्छे नाम है, गोल्डमैन सैक्स है, टाटा है। तो खरीदारी करने की सलाह ASK ऑटो में फॉर टारगेट ऑफ 310, स्टॉप लॉस ऑफ 285। 85 स्टॉप लॉस, 310 टारगेट, खरीदे आस्क ऑटो। बताएं सर दूसरा स्टॉक। जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है अगेन एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक है। इंफ्रा स्टॉक्स बार बार आजकल रडार पे आ रहे हैं। स्टॉक का नाम है अशोका बिल्डकॉन, जो अभी 159 के लेवल्स पे है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसके 175 के, स्टॉप लॉस रखना है 154 का। भारत की एक लीडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि रोड्स, बिल्डिंग्स, इवन रेलवेज, फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स, पावर EPC प्रोजेक्ट्स, इस तरह के सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी के पास एक जबरदस्त 12,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है। फिर इन्होंने अपने कई सारे SPVs बेचे हैं, जिसके बाद इनकी जो डेट इक्विटी रेशियो है काफी कम हो गया, जो पहले काफी बढ़ा हुआ था, उसके बाद अब एक रीजनेबल कंफर्टेबल लेवल पे आ गया। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, एक बहुत ही अच्छे मार्जिन्स पे ऑपरेट करती है कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर क्लोज टू 22%, और FIs DIs भी अच्छी खासी 22.9% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है अकेला 9.1% स्टेक ओन करता है, फिर कोटक है, निपॉन है, फ्रैंकलिन है, और इवन 3P इंडिया जो प्रशांत जैन जी का फंड है, उन्होंने भी इसमें खरीदारी करी है। सितंबर तिमाही भी बहुत जबरदस्त थी, 118 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में 69 करोड़ का पैट था। तो इस तरह का स्टॉक और वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 11-12 के मल्टीपल पे ये एक अच्छी क्वालिटी की इंफ्रा कंपनी अवेलेबल है, जबकि बाकी कंपनियां 35-40 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। तो उस लिहाज से भी कंफर्ट आता है। मुझे लगता है स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट है 175 का, स्टॉप लॉस है 154। तो ये है आपके लिए 175 के टारगेट, 154 के स्टॉप लॉस के साथ अशोका बिल्डकॉन, और टारगेट 310, 285 का स्टॉप लॉस आस्क ऑटोमोटिव, दोनों पर खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। अनिल जी की स्ट्रैटेजी में उससे पहले एक बार जस्ट इंडिया मार्ट के मैं नंबर्स मार्क करना चाहता हूँ। वायदा कारोबार से अभी इसके नंबर्स आ रहे हैं। मुनाफा 69 करोड़ से बढ़कर 82 करोड़ पर आपको आते हुए दिख रहा है। मुनाफे का आंकड़ा फर्स्ट कट पर आपको हल्की बढ़त के साथ दिखाते हुए दिख रहा है। 69 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 82 करोड़ का है। तिमाही दर तिमाही के हम ये कंपैरिजंस देख रहे हैं। जस्ट डायल के रिसेंटली नंबर्स आए थे, वो नंबर्स अच्छे थे। अब देखते हैं इंडिया मार्ट के नंबर्स कैसे रहते हैं। आय 295 करोड़ से बढ़कर 305 करोड़ की, कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ दिखी नहीं है, ना ही आय में और ना ही मुनाफे में। इनफैक्ट मुनाफे का आंकड़ा तो फिर भी ठीक है जिस बेस पर कारोबार कर रहे हैं। आय का आंकड़ा सिर्फ 10 करोड़ इनके लिए तिमाही दर तिमाही बढ़कर आए हैं। इंडिया मार्ट के नंबर्स आपके लिए। स्टॉक में भी कुछ ज़्यादा एक्शन इस समय दिख नहीं रहा है। और डिटेल्स आती हैं, उससे पहले एक बार लेते हैं आइए अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी।
ग्लोबल पिक्चर भी अनिल जी आज उतनी खराब नहीं है जितनी कल या परसों दिख रही थी। डाउ और नैस्डैक एसेंशियली फ्लैट है। इनफैक्ट नैस्डैक का हल्का पॉजिटिव ही ट्रेड कर रहा है, 35 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है। S&P फ्यूचर्स भी हल्का पॉजिटिव है। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार है। कल 1 से 1.5% फिसले थे यूरोप के बाजार। जर्मनी और फ्रांस दोनों पॉजिटिव हैं इस समय। यूके भी एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है। कच्चा तेल ज़्यादा परेशानी नहीं है, 78 पर है। रुपया भी आज ज़्यादा कमज़ोर नहीं हुआ है। एशिया भी ठीक ठाक था। इनफैक्ट लगभग सारे एशिया के बाजार ठीक ही बंद हुए, कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं है। हमारे बाजार फिर भी कमज़ोर हैं। क्या करना चाहिए सर? रिलेटिवली हम कमज़ोर हैं। तेज़ी करनी है यहाँ से? थोड़ी सी मौका है, थोड़ी सी कुंजुम थोड़ा सा एक कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो पहली चीज़ तो है कि थोड़ा सा बायस पॉजिटिव साइड पे रखिए, राइट, पहली चीज़। दूसरा है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पे लीजिए, ठीक है। और तीसरा ये कि इससे पहले मैं पूरी स्ट्रेटजी बताऊं, आप जरा एक बार इंडिया मार्ट के नतीजे पढ़ दीजिए। नतीजे आ गए, मेरी स्ट्रेटजी तो 2 मिनट बाद भी हो जाएगी। रिजल्ट आ चुके, टाटा कॉम के भी आ गए सर, टाटा कॉम के भी आ गए। इंडिया मार्ट के तो ज़्यादा खास नहीं है, वो आए 10 करोड़ बढ़कर आए, मुनाफा आपका हल्का बढ़कर आए। टाटा कॉम के नतीजे इंटरेस्टिंग है सर। मुनाफा यहाँ पर 221 करोड़ से घटकर 45 करोड़ का आते हुए दिखा। ये बड़ा कट है। हमने गिरावट का अनुमान लगाया था, बट हमारा अनुमान था 221 करोड़ से घटकर 120 करोड़ का मुनाफा आएगा। उसके सामने अनिल जी सिर्फ 45 करोड़ का मुनाफा है। तो देखना पड़ेगा अगर कुछ वन टाइम एडजस्टमेंट्स है या टैक्स एडजस्टमेंट है, कुछ और रीजंस हैं जिसकी वजह से ये गिरावट आपने देखी है। क्योंकि रेवेन्यू में तो हम ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अदरवाइज भी कुछ ज़्यादा 5,633 करोड़ की आय आई है। 5,543 करोड़, तो आय का आंकड़ा बेहतर है, अनुमान से बेहतर है सर। 4,872 करोड़ के सामने आपकी 5,633 करोड़ की आय है, तो ग्रोथ भी अच्छी दिखी है। तो मुनाफे के लिए देखना पड़ेगा वन टाइम एडजस्टमेंट और कुछ और फैक्टर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पर क्या कंपनी की परफॉर्मेंस में मजबूत है या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ठीक है तो फिर शायद कुछ मुनाफे में एडजस्टमेंट हो सकते हैं। देखते हैं एक बार क्या आंकड़ा आता है। लेकिन फिलहाल आय का आंकड़ा आपके सामने आता दिख रहा है, 5,633 करोड़ ये आय का आंकड़ा आपके लिए टाटा कम्युनिकेशन में आता हुआ दिखा है। और मुनाफे एक मुश्त घाटा आया, लीजिए 185 करोड़, 185 करोड़ प्लस कितना है मुनाफा? 45 करोड़। ओके, तो फिर अच्छा 230 करोड़ का मुनाफा। ओहो, हमारा अनुमान 120 करोड़ का था। 120 करोड़ का, अब तो नंबर आपको बढ़िया नजर आएंगे। इसलिए आई थिंक इनिशियली बढ़िया नंबर है। मैं वही सोचा था इतना नंबर खराब होने नहीं चाहिए कंपनी, तो ये तो नंबर अच्छे दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नजर रखिए। मेन चीज़ ये है कि अगर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दमदार आती है, वो सबसे ज़्यादा काम की। तो नीचे के लेवल कंसोलिडेटेड मुनाफा भले आपको एडजस्टमेंट के बाद 45 करोड़ दिखा है, लेकिन चिंता की बात नहीं, 230 करोड़ तो उम्मीद से दुगुना मुनाफा आता दिखा है। 120 करोड़ की उम्मीद थी, 223 करोड़ का मुनाफा है। तो मुनाफे के लेवल पर पहली टिक पर आपको नंबर सीखेंगे मजबूत। जी दीप, कुछ लाइसेंस फी पर टैक्स लाइबिलिटी है सर, जिसका 185 करोड़ है और कुछ नहीं है। सिर्फ एक कुछ लाइसेंस फी पर टैक्स लाइबिलिटी है जिसकी वजह से है। और ये पुराना मामला है। कुछ वेरिएबल लाइसेंस फी जो डॉट को दी गई थी न्यू टेलीकॉम पॉलिसी की तरह, जो 99 की थी, उसके तहत ये आया है। एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद इन्हें ये देना पड़ा था। कंपनी ने ये प्रोविजन करके रखा है 185 करोड़ का, और इसके साथ एक इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है, बट शायद आगे इस पर कुछ रिवर्सल हो सकता है। बट फिलहाल एक प्रोविजन करके रखा है 185 करोड़ का। तो वो जो टैक्स प्रोविजन करा है इन्होंने 185 करोड़ का, इसकी वजह से ये मुनाफे का आंकड़ा इतना कम आया है। अदरवाइज इतनी परेशानी नहीं, क्योंकि रेवेन्यू का आंकड़ा तो अनुमान से आपको बेहतर ही आते हुए दिखा है, जहाँ तक इंडिया टाटा कम्युनिकेशंस का सवाल है। मार्जिन्स ये 20.1% पर आपको मार्जिन्स इस समय आते हुए दिख रहे हैं। अनुमान से काफी बेहतर है जी। हमारा अनुमान था 17.8% का, उसके सामने 20.1% की मार्जिन है। तो ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस है। एक बस वो एक मुश्त घाटे की बात है, अदरवाइज कोई परेशानी नहीं है टाटा कम्युनिकेशंस के लिए। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशन नंबर था मुनाफा एबिटा का 988 करोड़ का। हमारा अनुमान था 988 करोड़ के सामने आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20.1%, मार्जिन 17.8% का अनुमान था दीप। तो अनुमान से करीब 2.25%, 2.5% मार्जिन बढ़कर आए। तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त होने वाली। कामकाजी मुनाफा 1134 करोड़, बहुत बढ़िया नंबर, बहुत बढ़िया नंबर। 1134 करोड़ का नंबर बहुत बढ़िया। हमारा 988 करोड़ का स्ट्रीट में मेरे ख्याल से 950 से 975 980 करोड़ के बीच का नंबर था। तो बहुत शानदार नंबर मानेंगे टाटा कम्युनिकेशन के नंबर, बहुत ही जबरदस्त, कोई डाउट नहीं है। एक बार टाटा कम्युनिकेशन के चार्ट पर कुणाल जी आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो पहले आप बताता हूँ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फिर से आती दिख रही है दीप। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसी चीज़ का मुझे इंतजार था। मैं आपको कह भी रहा था कि मुझे ऑपरेशनल नंबर देखने हैं, और अगर ऑपरेशनल नंबर ही आते तो काफ़ी लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक फिर से एक्शन में आ सकता है। और मैं फिर कहूँगा, अगर ये स्टॉक किसी दिन निफ्टी में नहीं आया
तो इस कंपनी का पैदा होना ही बेकार है। सही बात है। मतलब इस कंपनी में वो पोटेंशियल है, टाटा का ग्रुप की कंपनी है, इंटरनेट के और डिजिटल के ज़माने की कंपनी है, बिल्कुल। बहुत लोकल इंटरनेशनल लेवल पे शानदार बिजनेस है, काफ़ी तक एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही स्टेब्लिश बिजनेस है। सिर्फ एग्जीक्यूशन एक बढ़िया मजबूत चाहिए मैनेजमेंट की तरफ से, और अगर वो होता दिख जाए, इस अच्छे एग्जीक्यूशन का पहला संकेत मुझे टाटा कम्युनिकेशन में आज नजर आ रहा है। कुणाल जी चार्ट तैयार करें, तब तक एक बार जल्दी से शरद जी से राय लेता हूँ। शरद जी बताएं सर। आई थिंक ब्रॉडली लॉन्ग टर्म तो अच्छे रहना चाहिए कंपनी के लिए, और ये नंबर्स भी एक्सपेक्टेशन से थोड़े बेटर ही हैं। तो मुझे लगता है ऑपरेशनल साइड पे बैंक वगैरह के केसेस वगैरह का और डिमांड नोटिसेस का वो तो रहेगा थोड़े टाइम तक, और बड़ी डिमांड नोटिसेस हैं। तो ये 180 करोड़ का भी इन्होंने प्रोविजन किया है। सितंबर में भी शायद कुछ बड़ा इनको नोटिस आया था पिछले साल। तो वो एक चैलेंज इनको रहेगा, बट जो बिजनेस है मुझे भी लगता है कि आने वाले समय में वहाँ काफ़ी बढ़िया ग्रोथ आनी चाहिए। जिस तरीके से सिक्योरिटी की इशू है इंटरनेट पे, और जिस तरीके से एक सिक्योर्ड इंटरनेट एनवायरनमेंट आपको अवेलेबल कराता है एंटरप्राइजेस के लिए, वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए आने वाले समय में। वैल्यूएशन वाइज अभी हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच लगे, बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में डिलीवर कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया पोटेंशियल है ही लॉन्ग टर्म के लिए। अनिल जी भी आपको काफ़ी समय से कह रहे हैं इस पर खरीदारी करके रखिए। इनफैक्ट आई थिंक 1100-1200 के लेवल पे रेडार पर रहा है हमारे। इसकी भी परफॉर्मेंस की बीट वैसी आई है जैसे आपकी ओएफएस में। ओएफएस की और बड़े इसमें अपग्रेड आपको कल आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल आना चाहिए नंबर्स का, नो डाउट। उतना अनडिस्कवर्ड स्टॉक नहीं है, डिस्कवर्ड है, लेकिन परफॉर्मेंस की बीट वैसी आई। कुणाल जी चार्ट देखिए जरा। अनिल जी सबसे पहले तो अनिल जी चार्ट में देख ही रहा हूँ इसका, लेकिन एक महारत है अनिल जी आपकी, ऐसे शेयर्स को खोजने की जिनकी क्वालिटी अच्छी हो लेकिन जो चुपचाप मौन बैठे हों। फिर चाहे ओएफएसएस जो आज चल रहा है उसकी बात हो, या कई ऐसे स्टॉक्स हैं अनिल जी जो आपने आइडेंटिफाई किए जब उसमें कुछ हो नहीं रहा था। टाटा मोटर्स का ही जिक्र कर लें, आईटीसी का जिक्र कर लें। और अनिल जी अब इसमें टाटा कम्युनिकेशन में मैं पूरी तरह आपके साथ सहमत हूँ। पिछले 3-4 महीनों से बिल्कुल शांत ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसमें मोमेंटम बनेगा ये स्टॉक एक बड़ा आउट परफॉर्मर साबित होगा। पहले भी आउट परफॉर्मर रहा है, काफी समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मेरी इसमें बिल्कुल होल्ड करने की और इन स्तरों पर गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करने की राय है। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको 2000 के पार जाता हुआ नजर आएगा। तो मौजूदा स्तरों पर गिरावट में अक्यूमुलेट करिए। चार्ट पर बड़ा सपोर्ट अब 1700 के आसपास इमर्ज हो रहा है, तो 1700 के आसपास स्टॉक समय लेकर के कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। मोमेंटम बनेगा 1800 के ऊपर, 1800 के ऊपर जैसे स्टॉक निकलेगा इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, और फिर ये स्टॉक आपको एक बड़ा मूव दिखाने की ताकत रखता है। दीप और मेरा मुझे लगता है 1800-1850 शॉर्ट टर्म टारगेट 1850 के रखनी चाहिए जी। अगले 1-2 दिन में अगर अपग्रेड्स वगैरह बढ़िया निकल कर आते हैं, और इवेंचुअली 2000 का टारगेट जैसा कुणाल सर भी कह रहे हैं तो वैसा होना चाहिए। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि एक्शन बनना चाहिए, भरपूर बनना चाहिए। होल्ड करें अगर आपके पास है स्टॉक को, तो इन नंबर्स के दम पर बिल्कुल भी बेचे ना बेचे। हाँ, और इस बार ये होगा भी, ये तिमाही नतीजों के लिहाज से बहुत क्रिटिकल है, क्रूशियल है। जिन जिन कंपनियों में ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होती दिखेंगे ना, उन कंपनियों को मार्केट बाद में रिवॉर्ड करेगा। वो अभी करता है, कल करता है, कभी और दिन करता है, ओरेकल की तरह उसी दिन कर दे, या जो कम डिस्कवर्ड है स्टॉक उनको पहले, और जो ज़्यादा डिस्कवर्ड है उनको थोड़ा बाद, लेकिन करेगा ज़रूर, ये बात करते। तो इसको आप होल्ड कर रखिए। 1850 रुपये ये टारगेट आपका शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, और उसके बाद 2000 का। ठीक है, गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स। टाटा कॉम नंबर्स बढ़िया रहे हैं और स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। अच्छा अनिल जी, स्ट्रैटेजी तो बताइए मार्केट की, क्या करना है सर? टाटा कॉम तो ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी, ओ माय गॉड, देखा 50 पॉइंट बढ़ गया 21,430-35 के आसपास था मेरा व्यू। आपने बहुत कम समय में, ऐसा बोलता हूँ आपको, आप पूछते क्या करना है, तेजी बोलूँ मैं, और वो भी ऐसे मार्केट में, तो मेरा व्यू तेजी का है। और तेजी का व्यू इसलिए दीप कि मुझे 21,350 21,400 के नीचे मार्केट आज दिखता नहीं है। 21,400 पर 3 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। 21,450 मेक और ब्रेक लेवल था निफ्टी के लिए, उसको पार कर गए। 3 करोड़ शेयर पुट में थे, 2.25 करोड़ शेयर कॉल्स में, वो पार गए। 21,500 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है, 3 करोड़ 50 लाख शेयर वहाँ पर है। एक बार 3 बजे तक आप 21,500 को पार करके टिक गए 3 बजे तक, तो फिर बड़ी एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिखेगी। वो आज के हाई 21,535-40 तक ले जाएगी, और उसके बाद 21,575 तक। तो मैं पॉजिटिव साइड पर हूँ। फिलहाल 21,400 21,500 की रेंज है। 3 बजे तक कोई इस रेंज को एक तरफ पार करे तो 50 पॉइंट का एडिशनल मूव मानकर चलें। अदरवाइज व्यू बायस पॉजिटिव साइड पर रखें। और ऐसा क्यों? क्योंकि 2 रीजन है। एक तो दीप आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव के साथ एक्शन होता हुआ दिखा है, नंबर 1। और नंबर 2, मुझे लगता है कि आज अमेरिका के बाजार भी घूम जाएंगे।
आज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 दिनों से अमेरिकी बाजार में जो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल जो बनता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है अमेरिका भी आज आपको बेहतर संकेत कर दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स आज खराब होने से इनकार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये एक्शन बढ़िया बन सकता है। तो इसके लिए आप तेजी की पोजीशन को होल्ड करें। और इस वक्त इस बीच कुणाल जी की बातों से टाटा कम्युनिकेशन में जोश आता हुआ दिख रहा है। डे हाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है 1760 के पार टाटा कम्युनिकेशन। अनिल जी एक नंबर और है आपके लिए, 6519। 6519 ये क्या है? 6519 ये ओरेकल का डेज हाई है जो अभी बात करते करते लग गया है। माय गॉड, 6500 का फाइनल टारगेट हिट हो गया है। पिक ऑफ द ईयर का 50% की रैली रेकमेंडेड प्राइस से अब तक इस काउंटर ने आपको दिखाया। 6519 माय गॉड, गजब, वाह, बहुत बहुत बधाई हो। नहीं बिल्कुल दीप, ये तो वाकई में कमाल वाला स्टॉक है। वंस इन लाइफ टाइम ऐसी कोई बढ़िया कॉल्स आपकी आई जो 15 दिन में आपका 15 महीनों 50%। मैंने 1 से 2 साल के टारगेट दिए थे, मतलब छोटे भी नहीं दिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक में पता नहीं होता कि आपका ट्रिगर कब आएगा जी, इतना जल्दी आएगा। देखो मेरे बियॉन्ड माई इमेजिनेशन, इसमें कोई सवाल ही नहीं। देखिए कई समटाइम्स यू आर मोर लकी देन इंटेलिजेंट। ओके, हाँ, तो वो ये तो इंटेलिजेंस से पिक किया था, उसके बाद इंटेलिजेंस क्या, लेकिन लग ज़्यादा है वैसा है। 2 हफ्ते में तो हाँ, वो अभी जैन साहब भी मुझे मैसेज करके भेजे थे, बोले मेरा भी जेम स्टॉक रहा है, देखिए अच्छा मैंने कहा आपको बधाई हो, सीधी बात है। लेकिन यही है कि वो पता नहीं होता आपका, लेकिन एक अच्छा ट्रिगर रहा। आई एम श्योर कि लोगों ने खरीदा होगा, पैसे बने होंगे, वो बिल्कुल। तो जरा मुझे ट्वीट करके बताइए आप में से किस किस ने न्यू ईयर पिक के तौर पर ओरेकल खरीदा है। जरा मुझे ट्वीट करिए तो मैं भी देखूं, जानूं कितने लोगों के थोड़े पैसे अगर बने। अगर आप सुन रहे देख रहे हैं तो जरा प्लीज़ ट्वीट करके बताइए। एक बार कैश में इसको दिखा देते हैं। 6519 जो आपके लिए आज का हाई बन चुका है, तो 50% की मूव 2 हफ्तों में ओरेकल फाइनेंशियल में आपका गजब हो गया, गजब ही हो गया जी। बहुत बहुत बधाई सर। चलिए सर को ट्वीट करिए और बताइए अगर आपने ये लिया है और आपके पोर्टफोलियो में है तो कैसे आप गेन एंजॉय कर रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से इस काउंटर पर। ओरेकल फाइनेंस जबरदस्त मोमेंटम में ये काउंटर आ चुका है आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी डालते हैं नजर जहां पर आपको मूव अच्छी आती हुई दिख रही है। सुमित जी के पास चलते हैं, पहले एक सुमित का सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 208 रुपया 80 पैसा, 209 रुपया, 208.80, 209 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है भेल, BHEL। भेल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। वैसे भी स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में ही है। मार्केट की वॉलेटिलिटी में छोटा सा एक झटका दिया और वापस से अब ये रिकवरी कर रहा है। तो भेल मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अब वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। कल का हाई 213 जैसे ही निकलेगा तो मोमेंटम इसके अंदर अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा और ऊपर में 215 रुपए से लेके 218 ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है। पोजिशन टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 204 रुपया 205 रुपए के पास है, तो 204 के स्टॉप लॉस से भेल में खरीदारी करें। 215 रुपए से लेके 218 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। पोजिशनली और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। के लिए भी धन्यवाद मेरा ग्रहण करें सुमित जी। 210 213 के टारगेट तो आ गए, 220 का टारगेट हमारा अगला है, उसके लिए भी आप होल्ड करें। और 240 के फाइनल टारगेट है पोजिशनली, जिसके लिए भेल को होल्ड करके चले। और भेल में अब खरीदारी करने की राय आती दिख रही है। अब बैन में गया तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे सुमित जी। ओके, बस इसकी एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा चलाने की बैन में चल पड़ता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आइए इस बीच एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ करते हैं फोकस। बजट में क्या कुछ हो सकते हैं डेवलपमेंट बताने के लिए तैयार है हमारे संवाददाता तरुण शर्मा नई दिल्ली से। तो तरुण बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इस बार का जो बजट होगा, ये कहें कि जो अंतरिम बजट है उसमें ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक बड़ा फोकस सरकार का रह सकता है। सरकार का ये मानना है कि ग्रीन फाइनेंसिंग की जो कॉस्ट है उसको किस तरीके से कम किया जाए, इसी को लेकर एक ग्रीन फंड बनाने पर ऐलान सरकार कर सकती है इस अंतरिम बजट में। इसके साथ साथ जो MSME सेक्टर है उस सेक्टर के लिए भी यदि वो सस्टेनेबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं कोई सब्सिडी देने का प्लान सरकार कर रही है। इस पे चर्चा इस समय चल रही है और उम्मीद ये की जा सकती है कि अंतरिम बजट में इस पर फैसला
फैसला लिया जा सके। साथ ही यदि कोई ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस करता है तो वहाँ पर सीधे तौर पर सब्सिडी देने का प्लान सरकार कर रही है। और ईवी मोबिलिटी जो है, स्पेशली टू व्हीलर्स के लिए यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपको डायरेक्ट सब्सिडी यहाँ पे सरकार दें, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करनी पड़ेगी, तभी जो हमारा जो टारगेट है 2030 का या ये कहें 2047 तक बिल्कुल नेट जीरो होने का, वो पाया जा सकता है। इस वजह से जो ग्रीन एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है और उस सपोर्ट को फाइनेंसिंग के तौर पे, डेडिकेटेड फंड के तौर पे पूरा किया जा सकता है। तो ईवी फाइनेंसिंग के लिए अच्छी अनिल जी खबर आती हुई दिख रही है। ग्रीन एनर्जी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर अगर अंतरिम बजट में ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग पर कुछ बड़ा करार आता है तो एनीवे सरकार की प्रायोरिटी एरिया तो है ही है। बिल्कुल ये होना भी चाहिए। और क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस है, और जाहिर सी बात है उनको खरीदने के लिए कंपनियों को भी और कस्टमर्स को भी, दोनों को कुछ न कुछ इंसेंटिव की ज़रूरत है। और इन इंसेंटिव्स का ऐलान इस बजट में हो सकता है। ये बड़ी खबर लेकर आए हैं तरुण। आइए कुछ अगर इसके दम पर ऑटो स्टॉक्स या फिर ऑटो इंसुलिन स्टॉक्स पसंद है तो जरा शरद जी से राय ली जाए इस पर। शरद जी बताएं सर। देखिए, ऑटो स्टॉक्स में प्राइमरीली इलेक्ट्रिक में तो ऑब्वियसली टाटा मोटर ही आपकी प्रेफर्ड चॉइस होनी चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है M&M में एक्सपेक्टेशन बिल्डअप बहुत कम है और नई लॉन्चेस उनकी शेड्यूल्ड भी हैं अगले 6 महीने साल भर में। तो M&M और टाटा मोटर्स मुझे लगता है सबसे बड़े बेनिफिशियरी रहेंगे। और कमर्शियल व्हीकल्स में भी मुझे लगता है अशोक लेलैंड हम लोगों को पसंद आ रहा है। तो वहाँ भी जिस तरीके से बसेस के ऑर्डर आज भी मिले उनको, और जितनी बड़ी LOI के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा है, शायद 10,000 बसेस की LOI की एप्लीकेशन है उनकी, और 1100-1200 बसेस की उनकी अभी ऑर्डर बुक थी। तो वहाँ भी मुझे लगता है आने वाले समय में काफ़ी बड़ा। तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और M&M, इसी ऑर्डर में मुझे लगता है आपको बेट करना चाहिए इस पूरी स्पेस में। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ ईवी काउंटर्स जहां पर आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख सकता है। और बड़ी खबर, सरकार की तरफ से बजट में भी कुछ ऐसे ऐलान संभव हैं इस समय। टाटा मोटर्स ऑलरेडी रिएक्ट भी कर रहा है, 2% ऊपर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। अशोक लेलैंड में भी अभी अभी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स जहां पर खरीदारी आपको दिख रही है, पेट्रोनेट, इस पर भी नजर डालिए। 0.25% ऊपर पेट्रोनेट का चार्ट इस समय आपको दिखेगा। थोड़ी अच्छी रिकवरी के संकेत इस काउंटर पर भी दिख रहे हैं। 240 के लेवल डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून सर। एक बार पेट्रोनेट के चार्ट्स देखें, अच्छे मोमेंटम में इस समय स्टॉक दिख रहा है, जरा राय दें इस पर सर। दीपांशु, अनिल जी, गुड आफ्टरनून। तो देखिए, बिल्कुल इनफैक्ट पेट्रोनेट LNG के टेक्निकल पैटर्न को देखें तो इसमें कंसिस्टेंट तेजी बनी है। और आज जब मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन है फिर भी ये स्टॉक अपने रिसेंट रैली के हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुका है। ऑन इमीडिएट बेसिस करंट लेवल्स पे अगर देखा जाए तो अराउंड 240 242 के करीब इसमें एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इन लेवल्स के करीब एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी इन द पास्ट। तो जैसे ही इन लेवल्स को ये क्रॉस कर लेता है उसके बाद मुझे लगता है कि स्टॉक वापस से एक बार 255 या 260 के इसके ऑल टाइम हाइस के करीब जा सकता है। तो फॉर्मेशन देखते हुए तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चले। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो हम रखेंगे एट 230। तो 230 का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट 255 से लेकर 260 के नजर आते हैं। तो ये है आपके लिए पेट्रोनेट LNG 255-60 के टारगेट के लिए है तैयार ऊपर जाने को। आइए बिल्कुल अगले साहब के लिए वागले का वरना। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, IGL में मुझे मोमेंटम दिख रहा है। इनफैक्ट सारे गैस स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। MGL भी सुबह चला था, IGL 440 के ऊपर निकलेगा तो इसमें कम से कम 15 रुपए की मूव आनी चाहिए। अभी 439, 50, 60 है। मैं प्रीएम कर रहा हूँ इसको 435 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय करें। पहला टारगेट 450, दूसरा टारगेट 455, 460। IGL पेट्रोनेट की अभी हमने बात करी, साथ ही IGL इस पर भी मूव आ रहा है। दोनों काउंटर्स पर रखिएगा नजर। एक शानदार एक्शन भी आपको आते हुए दिख रहे हैं। इस पर भी एक्शन है ऑयल एंड गैस स्पेस से। इस बीच एक बार ऑरेकल पर फिर से नजर डाल देते हैं, क्योंकि टिक बाय टिक अनिल जी ये 1-2 रुपए नहीं, सीधा 100 रुपए की मूव दिखा रहा है। पहले अगर वो घंटे के हिसाब से बढ़ रहा था 100 रुपए, अब जैसे इसको पता चला कि 3:30 बजे बाजार बंद होने वाला है तो स्पीड बढ़ा दी है, ऐसा लग रहा है। तो अगर बाजार लंबा खुला है तो क्या होगा इस पे? आज तो रात को 12 बजे तक मार्केट खुले रहती है, वैसा हाल हो गया। गजब ही हो रहा है भाई, मतलब ये तो कुछ बियॉन्ड इमेजिनेशन है ऐसा। 28% यहाँ पर ऊपर 6540 के आसपास। आज का हाई क्या दिखा रहा है? 6596।
6600 ऑलमोस्ट 6600 मान लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या फ्यूचर्स में भी 6587 का हाई, गजब, बहुत बढ़िया। बात करते हैं जरा इसकी। अनिल जी ने तो अपनी प्रेफरेंस बताई दी, बट ऐसा क्या नंबर्स में आ गया जो बाजार को इतना पसंद आ रहा है स्टॉक का? एक बार कुशल से भी समझा जाए। कुशल, क्या आ गया इनके नंबर्स में? देखिए दीप, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नंबर्स आते हुए दिखे हैं। नंबर्स के लिहाज से आगे मैं आपको बात करूँ तो ऑपरेशनली कंपनी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट जो दूसरी तिमाही थी FY22 की, वहाँ पर 47.2% के मार्जिन कंपनी ने क्लॉक इन किए थे, और इस बार आप देखिए तो 46.6% के मार्जिन आ रहे हैं, जो कि 8 तिमाहियों के बाद सबसे हाईएस्ट मार्जिन की पोस्ट करते हुए नजर आए हैं। एबिट मार्जिन की मैं बात कर रहा हूँ, और मार्जिन के लिहाज से जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जंप होता है, आमतौर पर जितनी भी आईटी कंपनियां अब तक हमने देखी है, या तो वो मार्जिन स्टेबल लेवल पर रखती हैं, या फिर 1-1.5% तक की बढ़त होती है, या फिर 2-2.5% तक की गिरावट भी आती हुई नजर आती है। बट इस बारी इसने तो कमाल ही कर दिया, 9.3%, यानी कि 930 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको इस कंपनी के मार्जिन पर आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट इनका जो प्रोडक्ट सेगमेंट है, जो कि आय का करीबन 92% हिस्सा है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 29% की ग्रोथ दिखाते हुए नजर आए हैं, और विभिन्न प्रोडक्ट लाइंस के तहत इन्होंने करीबन $5 करोड़ के लाइसेंस फीस भी इस तिमाही में साइन किए हैं। यही नहीं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी आप सुनेंगे तो वो भी काफ़ी बढ़िया रही है, जिसमें ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी रीजन्स हैं इनके, उसमें मजबूत डील पाइपलाइन इनको आगे के लिए दिखती हुई नजर आ रही है। तो ये जो नंबर्स आए हैं, एक तो ये बड़ा सपोर्ट है, और दूसरा आगे का जो आउटलुक है, जिसको लेकर हम तमाम आईटी कंपनियों को समझ रहे हैं अभी, यहाँ पर भी ये काफ़ी बुलिश होते हुए दिख रहे हैं अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस रीजन्स। और इसी कारण से आप देखिए जो कंपनी का EPS का ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी काफ़ी शानदार है इस तिमाही में, जहाँ पर पिछली तिमाही के मुकाबले 77% तक की बढ़त आपको EPS में आती हुई दिख रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही बढ़िया आपको ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखने को मिलेगा। और साथ जिस तरह से कंपनी ने अक्रॉस दी बोर्ड प्रदर्शन किया है, खासकर जो प्रोडक्ट सेगमेंट है इनका, उस वजह से कंपनी की इतनी बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस आज स्टॉक प्राइस में आपको देखने को मिली। तो नंबर्स का बड़ा रिएक्शन आ रहा है, स्टॉक में भी बड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। ये है आपके लिए ओरेकल फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए, श्रीकांत जी तैयार हैं अपनी एक कॉल के साथ बिगल उनके लिए BTS डबल टी। बताएं श्रीकांत जी। तो देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एक हमने बैंक स्टॉक्स में गिरावट देखी है, उसमें ICICI बैंक में भी अगर आप देखें तो एक पर्टिकुलरली एक काफी बड़ा डैमेज हमने देखा। बट एट द सेम टाइम अगर इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें और रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखें विद अदर स्टॉक्स, तो आज के दिन में जो इसकी गिरावट है वो काफी म्यूटेड सॉर्ट ऑफ गिरावट है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ICICI बैंक को एज अ कॉन्ट्राबेट खरीद के चलना चाहिए, क्योंकि इसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी फेवरेबल है। जो आज के लोएस्ट लेवल्स बने थे तकरीबन 970 रुपए के, उसे हम एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। अभी चल रहा है ये 980-85 के करीब चल रहा है, तो करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। टारगेट्स नजर आते हैं 1020 से लेकर 1040 के, तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, लेकिन हमें स्टॉप लॉस रखना है 970 का ICICI बैंक खरीदने के। ओके, ICICI बैंक पर खरीदारी की राय आ रही है। स्टॉक भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। कल के विपरीत आज डेफिनेटली रिकवरी के मूड में ये काउंटर्स आपको दिख रहे हैं, और ICICI बैंक इस पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ भी रहा है। इंडसइंड बैंक नतीजों का इंतजार है। ICICI बैंक सैटरडे परसों इसके भी नंबर्स आने वाले हैं, उसके नतीजों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। थोड़ा बैंक और बैंक निफ्टी एक्शन में दिख भी रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी 400 पॉइंट नीचे है, बट कुछ बैंक स्टॉक्स हैं जो एक्शन में दिख रहे हैं। बंधन बैंक ये भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ चुका है, हल्की बढ़ती सही, बट बंधन बैंक भी आपको इस समय पॉजिटिव ट्रेड करते दिखेगा। तो सारे स्टॉक्स ऐसे नहीं है बैंक्स के जो आपको प्रेशर में दिखे, कुछ काउंटर्स हैं जहां पर रिकवरी भी आ चुकी है। बट एक स्टॉक जिस पर आपको कमजोरी कल भी दिख रही थी, आज भी दिख रही है, IEX। अगर शरद जी हैं तो उनसे एक बार IEX पर भी सवाल पूछना है, क्योंकि कल भी भारी गिरावट आई थी, आज भी आप देख रहे हैं बड़ा कट इस काउंटर पर आते हुए दिख रहा है। शरद जी, क्या राय है? मार्केट कपलिंग ये आ रहा है, पावर मिनिस्टर से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, उन्होंने कहा है कि ये तैयारी में है, बस काम चल रहा है उस पर, और IEX तब से कल और आज के बीच में भारी गिरावट दिखा चुका है। सर ये मुझे लगता है आ रहा है, बोलने में और लाने में काफ़ी फ़र्क रहता है, कोई भी रेगुलेटरी चेंज इतनी जल्दी कुछ आता नहीं है। बट ठीक है, अगर मिनिस्ट्री ले भी आती है तो मुझे लगता है जो इनकी डोमिनेंट पोजीशनिंग है, थोड़ा बहुत इनकी इनकम पे फ़र्क उससे पड़ेगा। बाजार बहुत ज़्यादा
एंटिसिपेट कर रहा है इम्पैक्ट, बट मुझे लगता है जो ट्रिगर्स हैं इनके पास, चाहे गैस एक्सचेंज का हो या जनरली जो अमाउंट ऑफ पावर हमारे यहाँ ट्रेड होता है अभी एक्सचेंजेस पे, ये दोनों चीज़ें काफ़ी बड़ी स्कोप ऑफर करती हैं। प्लस ग्रीन एनर्जी सर्टिफिकेट्स की जो ट्रेडिंग है वो एक एडिशनल चीज़ है। यूरोप वगैरह में रेगुलेटरी चेंजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है टाटा स्टील वगैरह जैसी कंपनीज जिनके इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ पे प्रेशराइज कर रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग और ग्रीन क्रेडिट ट्रेडिंग को और आप मतलब इनकरेज करिए इंडिया में भी, क्योंकि उसके बिना उनके यूरोपियन ऑपरेशंस में इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जो इनके लिए स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। बेस बिजनेस में भी ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अगर ये कपलिंग वाला आ भी जाता है, मेरे हिसाब से 2-3 साल के पहले कुछ फाइनली इम्प्लीमेंट होगा नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में कुछ आ भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अब इस प्राइस के बाद तो रहने की गुंजाइश कम रह जाती है। और मुझे लगता है जो बाकी सेगमेंट्स हैं वहाँ मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस टाइप का ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, अगले साल भर में बहुत सारे ऐसे बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे जो जैसे एक्सचेंजेस में हम देखते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च कर रहे हो, एक एडिशनल व्यू बनता है, तो मुझे लगता है टोटल पावर ट्रेडिंग और ये बाकी बिजनेसेस में भी काफ़ी बड़ा स्कोप है आने वाले समय में। मेरे इनिशियल टारगेट्स 180-200 रुपए के हैं, बट लेट्स सी। बट मेरे हिसाब से इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा नहीं। तो थोड़ा टाइम लगेगा इंप्लीमेंट होने के लिए। शरद जी का तो इनफैक्ट पॉजिटिव व्यू है। आईएक्स रखिए नज़र। हालांकि कल की खबर के बाद कल और आज के बीच में एक काफ़ी बड़ी गिरावट इस पर आ चुकी है। पीसीबीएल ये काउंटर आज अच्छी मूव में दिख रहा है, 10% ऊपर है। आपको याद होगा पिछले 2-3 महीने में अनिल जी की भी रेडार पर ये काउंटर आया है और आज भी जबरदस्त मूव दिखा रहा है। इनफैक्ट अनिल जी मुझे याद है 200 के लेवल के आसपास आपके रेडार पर पहली बार आया था, आज 50% ऊपर है उन लेवल से। इनके नंबर्स भी बहुत अच्छे आए थे और मुझे अभी भी बहुत पसंद है। ये पीसीबीएल हुआ, आपका फिलिप्स कार्बन, गोवा कार्बन के नंबर्स आपने देखे हैं, पूरी स्पेस में नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं। रखिए उसको पकड़ के। नंबर्स के बाद मुझे याद है अपनी डिस्कशन हुई थी तब मैंने कहा था कि बेची मत, नंबर्स मजबूत है। ये तो क्वार्टर में नंबर्स की अच्छी शुरुआत हुई है। तो कुछ कुछ कमोडिटी स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें नंबर्स की शुरुआत अभी हुई है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे भी। सो मेरे ख्याल से अगर है आपके पास तो नो ब्रेनर रखना है। यस, होल्ड करिए, क्लियर है। एक बार कुणाल जी से भी राय ले लें, उनके भी रेडार पर आ चुका है ये काउंटर। पहले कुणाल जी पीसीबीएल चार्ट देखें सर। देखिए बहुत उम्दा चार्ट है। दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने इस पर कई बार 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी और इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के ट्रेड में देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है इसमें और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। जिनके पास निवेश है बिल्कुल निवेशित रहे। गिरावट में खरीदारी की राय होगी तो अगर मान लीजिए स्टॉक अब गिरावट में नीचे आता है 280-85 के आसपास अब बड़ा सपोर्ट इमर्ज हो रहा है, तो वो लेवल्स आते हैं तो वहां पर वापस से फ्रेश एंट्री ली जा सकती है। जिन्होंने पहले खरीद की हुई है बिल्कुल निश्चिंत होकर के बने रहे। खरीदा हुआ है बिल्कुल निश्चिंत होकर बने रहिए, कोई परेशानी नहीं है। पीसीबीएल में आज आपको एक अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। शोभा, इसमें भी बड़ा एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। 13.5% की मूव आपको शोभा के काउंटर में आती हुई दिखेगी। बड़ा उछाल इस पर भी है। सुबह सुस्त शुरुआत हुई थी, इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में भी गया था, बट उसके बाद शानदार तेजी में ये काउंटर आपको आते हुए 1500 का लेवल शोभा के चार्ट ने क्रॉस भी किया है। मेहुल जी शोभा का भी चार्ट देखें, हम बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है सर 1500 के ऊपर। दीपांशु देखिए, रेजिस्टेंसेस कोई भी नहीं है यहाँ पर अपसाइड पर। इनफैक्ट नीचे में एक सपोर्ट की हम बात कर सकते हैं, 1400 के आसपास का सपोर्ट है जो कि थोड़ा सा दूर है, बिकॉज आज जो उसने लो बनाया बहुत ही बड़ा डाउन टिक था, तकरीबन 1241 का था। तो यहाँ पर होल्ड कीजिए, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी क्योंकि थोड़ा वोलेटाइल हो गया आज और ऑलरेडी 13-14% अप है, बट होल्ड कीजिए। यहाँ से लगता है 1600 1650 तक का अपसाइड पोटेंशियल है इस काउंटर में। लेकिन रिवाइज स्टॉप लॉस या फिर एक नया स्टॉप लॉस रहेगा, वो है 1400 के नीचे अगर ये काउंटर जाता है तो थोड़ा सा फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, बट फिलहाल के लिए स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, 1600-1700 के बीच में आ सकता है। तो 1600-1700 के बीच में आपको आ सकता है शोभा, नजर रखिए। बहुत ही बढ़िया एक्शन इस काउंटर में आपको आते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स इस समय बाजार में बढ़िया बनी हुई हैं। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जहां पर आपको मूव अच्छी दिख रही है। पेटीएम भी अभी एक स्पाइक दिखा रहा है। एक बार पेटीएम का चार्ट पुल अप करते हैं, काफी टाइम से ये रेडार पर नहीं आया, बट इस पर एक मूव आपको आती हुई दिख रही है। बंसल जी जरा देखें सर, पेटीएम आज अच्छे एक्शन में दिख रहा है, 750 का लेवल सर। जी हाँ दीपांशु, आज अच्छे एक्शन में स्टॉक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है और जो एक गैप बना था किसी डाउनग्रेड या नेगेटिव न्यूज के चलते उस दिन की हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है। तो जिनके पास है दीपांशु 734 का एक स्टॉप लॉस बैठता है और किसी को नई खरीदारी भी करनी है तो 734 का स्टॉप लॉस है, 791-95 के टारगेट बैठते हैं। स्टॉक माइट अटेम्प्ट टेस्टिंग इट्स 200 डे मूविंग एवरेज ऑन द अपसाइड, तो खरीदारी की राय है ऑन पीटीएम।
ये है आपके लिए पेटीएम पर आए, और इस बीच पोली कैब, ये रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। मैं जल्दी से नतीजे का अनुमान मेरे सामने ले आऊं, और तब तक एक बार नंबर्स आ रहे हैं। दीप जरा नंबर अनुमान मुताबिक है सर 361 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 413 करोड़ का है। हमारा अनुमान 407 करोड़ का था। तो मुनाफे का अनुमान जो आया है, आंकड़ा जो आया है, वो बिल्कुल अनुमान मुताबिक है। आय 4340 करोड़ की आई है, अनुमान मुताबिक है। हमारा अनुमान 4323 करोड़ का था। तो आय और मुनाफा ऑलमोस्ट एकदम अनुमान मुताबिक ही आपको आते हुए दिख रहे हैं। अच्छी ग्रोथ के साथ आए हैं। 16-17% की रेवेन्यू ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है, 13-14% की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखी है। तो अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। नंबर्स अच्छे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। फर्स्ट कट के लिए एकदम अनुमान मुताबिक ही आपको नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज देखनी पड़ेगी। मार्जिन्स हम एकदम फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 14% के। एबिटा हम करीब 590-600 करोड़ का अनुमान लगा रहे हैं। तो देखना पड़ेगा ऑपरेशनली कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बट ऑन द फर्स्ट कट रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही आपके लिए अनुमान मुताबिक यहां पर आते हुए दिख रहे हैं। पॉलीकैब के लिए 4340 करोड़ के आय का आंकड़ा इस पर आते हुए दिखा है। वायर्स और केबल्स यहां से मजबूत ग्रोथ का अनुमान है। B2B सेगमेंट की तरफ से भी अच्छी ग्रोथ का हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। आई थिंक स्टॉक पर भी ज्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है, बिकॉज बिल्कुल अनुमान मुताबिक नंबर्स आए। दो चीजें इस पर देखनी पड़ेंगी। एक तो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि रिसेंटली थोड़े कॉस्ट प्रेशर्स ईज ऑफ जरूर हुए हैं। दूसरा मैनेजमेंट का क्या कहना है टैक्स डिमांड नोटिस जो आए हैं उसकी लेकर जो खबर है। बट पॉलीकैब अनिल जी एकदम अनुमान मुताबिक नंबर्स यहाँ पर। बिल्कुल अनुमान के मुताबिक नंबर्स है, लेकिन कौन कौन पर रखिएगा नजर, क्योंकि एक तो आगे का गाइडेंस और दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो सर्च हुआ उसके बाद ढेर सारी जो डेवलपमेंट्स हुए उन पर बाजार पॉलीकैब के टॉप मैनेजमेंट सुनना जरूर चाहेगा, तो वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल 569 करोड़ का हमारा अनुमान था। 569 करोड़ का इनका एबिटा आते हुए दिखा है। हमारा अनुमान था 593 करोड़। तो थोड़ा अनुमान से कम आया है एबिटा। मार्जिन्स ठीक आए हैं सर। चलिए देखते हैं। स्टॉक पिटा हुआ भी इसलिए बहुत, अगर जब तक कि बहुत ही ज़्यादा खराब नतीजे ना हो शायद घटे ना, लेकिन बढ़ने के लिए क्लैरिटी चाहिए। तब तक आइए हम आपको एक बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं, और उसके बाद कल के 2000 भी आपके लिए आने की तैयारी में। शेयरों की मौजूदा तेजी से बाजार में कोई दिक्कत पैदा ना हो, इसे टालने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड के साथ कुछ हफ्तों पहले चर्चा की है। किन बिंदुओं पर और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है ये जान लीजिए, समझ लीजिए। और ये बड़ी काम की है खबर जो ब्रजेश आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, कुछ हफ्तों पहले मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के साथ इस बात की चर्चा की, क्योंकि जिस तरह से एक फ्लो बहुत बढ़ रहा था कि स्मॉल कैप में और मिड कैप स्कीम्स में बहुत सारा पैसा आ रहा था, तो क्या उसके आने की वजह से कहीं कोई स्ट्रेस तो नहीं बिल्ड हो रहा है, और अगर स्ट्रेस बिल्ड होता है किन्हीं स्थितियों में तो क्या उपाय किए जाने चाहिए। इन सारी बातों को लेकर चर्चा की, लेकिन जो असेसमेंट है उस असेसमेंट के आधार पर अभी कोई ऐसा स्ट्रेस बिल्ड होता हुआ नहीं मिला है रेगुलेटर को। साथ ही इस बात की भी चर्चा की गई है कि अगर परेशानी आई तो क्या किया जा सकता है। हालांकि परेशानी आने का कोई भी संकेत अब तक नहीं दिखा है, और परेशानी आने का संकेत इसलिए भी नहीं दिखा है क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो स्टॉक्स का सिलेक्शन का अपना पैमाना है वो पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हुआ है। साथ ही स्कीम्स में खुद जो है 5% की रकम नकदी में रखनी होती है जो इंडस्ट्री रखती है, तो इस वजह से भी अगर कहीं रिडेम्पशन का प्रेशर आता है तो वहाँ भी ऐसी कोई, वो सब मैनेजेबल सिचुएशन में है। बहुत भी बुरी स्थिति स्कीम ट्रांसफर का भी विकल्प है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी आती नहीं दिख रही है। अगर आई तो उन हालात में क्या कदम हो सकते हैं, तो उसको लेकर भी है कि मुमकिन है अगर ऐसी कोई परेशानी आए तो जो स्कीम का पैसा है वो थोड़ा लार्ज कैप की तरफ बढ़ाया जाए। साथ ही कैश कंपोनेंट की रकम भी बढ़ाने को कहा जा सकता है अगर कोई ऐसी परेशानी आती है। और एक विकल्प ये भी हो सकता है कि जो रिडेम्पशन की मियाद है वो बढ़ाई जा सकती है अगर कहीं कोई दिक्कत दिखी तो। अभी जो इंडस्ट्री का नॉर्म है वो T+2 पर चलता है, लेकिन इसे बढ़ाने का भी विकल्प सोचा जा सकता है। लेकिन मोटी बात जो बार बार कहना ज़रूरी है कि अभी तक स्मॉल कैप और मिड कैप स्कीम्स को लेकर के कहीं कोई स्ट्रेस नहीं है। ये बात इसलिए ज़्यादा हो रही थी क्योंकि अगर नंबर्स देखें तो अप्रैल से दिसंबर तक के नंबर अगर देखें तो स्मॉल कैप में 34,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम आई है, जबकि मिड कैप में 17,500 करोड़ के आसपास की रकम आई है। लार्ज कैप से करीब 5,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ है, और लार्ज कैप एंड मिड कैप कंबाइंड स्कीम्स जो हैं वहाँ करीब 13,500 करोड़ के आसपास का इनफ्लो जो है हुआ है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। फंड्स का स्ट्रेस टेस्ट होने जा रहा है, तो ये आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश लेकर आ रहे हैं।
पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया ब्रजेश। रखेंगे नज़र, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है बाजार के लिए भी। आइए अनिल जी की तरफ से एक कॉल आ रही है कल के 2000। बताएं सर। दीप खरीदने की राय, वैसे तो इस मार्केट में आपको तो पता ही है, मैं खरीदने की राय दूंगा। स्टॉक आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, इंडस टावर, इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय 214 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा और यहाँ पर मेरी राय खरीदारी करने की है। और यहाँ पर टारगेट जो और स्टॉप लॉस से नोट कर ले, 208 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदना है, 220, 222 और 225 तीन टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। 23 तारीख को यहाँ पर भी रिजल्ट आएंगे और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरह से सारी टेलीकॉम कंपनी और टेलीकॉम से जुड़े हुए कंपनियों के लिए मार्जिन्स इंप्रूव होकर आते दिख रहे हैं, मुझे लगता है इंडस टावर के भी मार्जिन्स बेहतर होने चाहिए और उस लिहाज से एक अच्छे नंबर्स की आप उम्मीद थोड़ी बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर हाल ही में आपने देखा पिछले 2-3 दिनों से लगातार इंडस टावर पर एफआईज कवरेज आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं और थोड़ी सी वो परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद भी कर रहे हैं और थोड़े दीप टेक्निकली भी स्टॉक मजबूत होने के संकेत आपको देता हुआ दिख रहा है। हाँ, स्लो मूविंग है ये मैं जानता हूँ, इसलिए धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक्स में है, तो अगर आप थोड़ा सा 3-4 दिनों का व्यू लेकर चल सकें तो आप होल्ड करें इसको 222, 225। और हाँ, अगर नंबर्स बहुत अच्छा है तो नंबर्स के बाद का टारगेट 235 का बनता है, अगर वो अच्छे नंबर्स आने पर। तो 220, 222, 225 तीन छोटे टारगेट हैं, 235 फाइनल बड़ा टारगेट अच्छे रिजल्ट्स के लिहाज से। ये है इंडस टावर पर आपके लिए खरीदारी करने की राय। इंडस टावर्स खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है इस समय, तो चलिए इस पर रखेंगे नज़र। अच्छा एक्शन यहाँ पर बन रहा है। इस बीच अनिल जी, पॉलीकैब के जो नंबर्स हैं उसमें टैक्स रिलेटेड कुछ ज़्यादा कंपनी ने नहीं कहा, जो अभी तक डिस्क्लोजर में कहा था वही कंपनी कह रही है कि एज सच उन्हें कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं मिला है और एज सच कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए कंपनी पर, ये उनका कहना है। अर्निंग्स रिलेटेड डिस्क्लोजर जो इस पर आते हुए दिखे हैं, तो इस पर रखनी है नज़र आपको। ओके। ये है आपके लिए पॉलीकैब भी। तो बिल्कुल पॉलीकैब पर ये है आपके लिए। आइए सुमित जी के लिए एक बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। सर अनिल जी बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 176 रुपए 50 पैसे, 177 रुपए, 176.50, 177 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एमआरपीएल। एमआरपीएल के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक ने पिछले 2 दिनों की गिरावट में कुछ खास गिरावट दिखाया नहीं, इंट्राडे रिएक्शन दिखाया और वापस से एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक ऊपर की तरफ का दिखा रहा है। कल का हाई ब्रेक कर चुका है, परसों का हाई जस्ट अभी ब्रेक करने को तैयार है। एमआरपीएल में खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 170 रुपए, 171 रुपए पे दिखाई दे रहा है, तो 171 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एमआरपीएल में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 185, ये इसका पहला टारगेट होगा, 190 ये इसका दूसरा टारगेट होगा और आने वाले दिनों में ये 200 रुपए का लेवल भी क्रॉस करेगा। और अनिल जी ये वो स्टॉक है जो हम कंटिन्यूसली बहुत लोअर लेवल से रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और 2 डिजिट में था जब से ये रिकमेंड कर रहे हैं, अब फाइनली 3 डिजिट और 200 का लेवल क्रॉस करने को तैयार है। खरीदारी करें 185 से 190 के टारगेट्स के लिए। 4 डिजिट तक करते रहेंगे सर। अनिल जी 4 डिजिट अभी बहुत दूर है, 800 रुपए की रैली बाकी है। बीच में वो डॉट लगा दो ना। चलिए बढ़िया है। तो कुल मिलाकर एमआरपीएल में खरीदारी करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से 171 के स्टॉप लॉस के साथ करनी है आपको खरीदारी। 185, 190 और 200 के टारगेट के लिए आपको करनी है ये खरीदारी। आइए 3:14 पहले आशीष भी तैयार हैं और वरुण भी तैयार है, तो मैंने सोच रहा हूँ कि आजकल आशीष ज़्यादा एक्टिव है, तो आशीष के पास पहले चलते हैं। आशीष रेडी है? रेडी सर, बिल्कुल। बैंक से बेनिफिट। बताएं आशीष, लिस्ट आपकी कहाँ 14 चल रही है? 13 स्टॉक 13 चल रही है। 13 स्टॉक हैं, लंबी लिस्ट है। 3 स्टॉक ऐसे हैं जो बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कंफर्मेशन सिर्फ एक में ही अभी तक फिलहाल हमारे पास। चंबल फर्टिलाइजर में 77% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, ये स्टॉक पक्का हो गया, बैंक से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा बंधन बैंक है, राउंड फिगर बताता हूँ 81% है, अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है, लेकिन उम्मीद है। समय हमारे पास 15 मिनट का बचा हुआ है और पीवीआर यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 81.8% है, 82% से थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये 3 स्टॉक हैं, पीवीआर, बंधन बैंक और चंबल फर्टिलाइजर, जो बैंक से बाहर आ सकते हैं, यहाँ पर नजर रखेंगे। लेकिन सर एंट्री करने के लिए वैसे मुश्किल लग रहा है। ओरेकल फाइनेंस आपका भी व्यू जानना चाहूंगा सर, क्योंकि कल पोजीशन 50% थी,
आज तो हिस्टोरिक सर्ज यहाँ पर देखने को मिला 30% का, अब पोजीशन बढ़कर 103% हो गई है। और 6 साल में मैंने कभी स्टॉक का नाम देखा नहीं है, बैन में ना, मैं कभी नहीं सोचा भी नहीं है। नहीं 6 साल क्यों बोल रहा हूँ, इसका इतिहास तो पुराना है। पुराना है सर, अब तो कभी नहीं आया है। कभी नहीं आया। हाँ, ये फर्स्ट टाइम ही है, ऐसा लग रहा है। अगर आएगा तो पहली बार। यूजुअली इतने बड़ी वैल्यू के स्टॉक्स बहुत कम बैन, हाँ कम आते हैं, और ये लिक्विड भी, ये ट्रेडर्स स्टॉक है ही नहीं है। तो हाँ, ये तो इन्वेस्टमेंट वाले ही। लेकिन चलिए, तो एक तो AFSS, और कोई और है सर इंडस टावर है। आ गया सर ये मेरा अभी देने की थोड़ी देर पहले बता देते आप। चलिए कोई बात। 100% 101% हो गए हैं, कल 79.4% थी। और बलरामपुर चीनी यहाँ पर भी आप देखिए 100% दिए हैं। तो ओरेकल फाइनेंस, इंडस टावर और बलरामपुर चीनी एंट्री करेंगे। चंबल फर्टिलाइजर, बंधन बैंक और PVR आयनोक्स से बाहर आएंगे। इंडस टावर, बलरामपुर और ओरेकल 3 आएंगे अंदर। एक आएगा बाहर चंबल, 2 है अधर में लटके हुए बंधन और PVR। बराबर है? बराबर सर। चलिए, तो इंडस टावर भी अगर आपको थोड़ा लंबा रखना है रिजल्ट के लिहाज से तो ठीक है। अगर 214 में हमने रिकमेंड किया तो 219.50 भी हुआ, अभी अभी दौड़ भी लगाता दिखा, तो आप मुनाफे में होंगे। अगर आपको बैन के हिसाब से नहीं रख रहा तो एग्जिट भी कर सकते। मैं तो अभी देखा बैन में जाने के, अगर आशीष पहले आए थे तो मैं शायद कोई और स्टॉक बट एनीवे, चलिए अभी भी प्रॉफिट में तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, तो ये आपके लिए इंडस टावर्स, इस पर रखिएगा आप नजर है हमारी HDFC बैंक पर भी। जो बात अनिल जी आपको सुबह समझा रहे थे, EDR का जो कल की मूव है, उसके बाद आज स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन क्यों नहीं आया, जरा एक बार कोरिलेशन समझ लेते हैं। HDFC बैंक का जो स्टॉक है और जो आप ADR में ओवरनाइट मूव देखते हैं, दोनों का क्या है और फिलहाल क्या कोरिलेशन दोनों में, ये भी एक बार समझते हैं। वरुण हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो 2 दिनों में HDFC बैंक का जो ADR है उसमें 16% के आसपास की गिरावट आई है। अगर आप देखेंगे तो हर ADR GDR जो रहता है उसका भारत में जो लिस्टेड स्टॉक रहता है उसके साथ एक रेशियो होता है। जैसे कि HDFC बैंक का जो ADR है उसका रेशियो है 1:3, यानी कि 1 HDFC बैंक का ADR इज इक्वल टू 3 HDFC बैंक के शेयर्स, ये रेशियो है। और पिछले 2 दिनों में आप देख रहे हैं कि ADR में 16% के आसपास की गिरावट आई है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये ADR जो है ये शायद FIS का ज़्यादा फेवरेट है। इसके लिए लंबे समय से HDFC बैंक का ADR जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड करता था। जून से अब तक के मैंने प्रीमियम निकाला तो करीब 9 से 10% के आसपास का प्रीमियम जो है वो आपको रोज़ देखने मिलता था। लेकिन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये प्रीमियम काफ़ी घट गया है। कल तो करीब 1% के आसपास का प्रीमियम था, आज भी करीब 2.5-3% के आसपास का प्रीमियम जो है वही इस ADR में देखने मिल रहा है। तो जो प्रीमियम है HDFC बैंक का ADR का वो अब लगातार घटते जा रहा है। पिछले बार 4% के आसपास का प्रीमियम जो है वो अक्टूबर 2023 में देखने मिला था। उसके बाद जो प्रीमियम है फिर बढ़ के 10% हो गया था। अब ये प्रीमियम घट चुका है। तो या तो यहाँ से HDFC बैंक और गिर जाए और ADR वहीं रहे, या तो ADR चल जाए और HDFC बैंक यहीं रहे, तो ही वो जो प्रीमियम है वो फिर से लौट पाएगा। तो लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। लेकिन अब ये जो प्रीमियम HDFC बैंक ADR कमांड करता था वो कम होते जा रहा है। एटलीस्ट लास्ट 2 दिन की गिरावट में ये कम हो चुका है। तो लास्ट 2 दिन की गिरावट में ये प्रीमियम कम हो चुका है और अब आप थोड़ी पैरिटी पे इसको आते हुए भी देख रहे हैं। नज़र रखिए, इंटरेस्टिंग है। 2 दिनों से HDFC बैंक ADR ज़्यादा फोकस में रहा है। यूजुअली हम IT कंपनीज के ADR के रिएक्शंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद यहाँ पर आपको मूव्स आती हुई दिखी है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा HDFC बैंक और उसके ADR की कहानी। स्ट्राइड्स, इस पर एक बार नजर डालते हैं। बंसल जी, एक बार स्ट्राइड्स का चार्ट पुल अप करें सर। 3.5% की मूव आ रही है, अच्छी मूव इस पर दिख रही है। थोड़ी देर पहले इंडोको रेमेडीज में भी एक्शन था, उसको रिलेटेड कुछ खबर भी आई थी, बट स्ट्राइड्स का चार्ट जरा देखें बंसल जी। 678 का लेवल सर। दीपांशु, बढ़िया टेक्निकल चार्ट है। एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक ने करेक्शन दिखाई थी, 724 से स्टॉक करेक्ट हुआ। आज एक बुलिश कैंडल बन रही है, कल के हाइस के ऊपर निकला है। दीपांशु, 655 का लगाना चाहिए स्टॉप लॉस जिनके पास है, और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी यही स्टॉप लॉस है। 720 725 नियर टर्म टारगेट्स है। यह है आपके लिए स्ट्राइड्स, 725 तक के नियर टर्म टारगेट्स यहां पर आप लगाकर चल सकते हैं। आइए लेते हैं अनिल जी की 3:20 की आज की मार्केट स्ट्रैटेजी। फ्लैट है डाउ फ्यूचर्स, 50 पॉइंट ऊपर है नैस्डैक फ्यूचर्स। जैसे आप कह भी रहे थे कि आज यूएस के लिए शायद अच्छा दिन हो सकता है शाम को, देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। बट फिलहाल फ्यूचर्स तो आपको इनके ठीक ही दिख रहे हैं। यूरोप में भी कोई परेशानी नहीं है, कच्चा तेल परेशानी नहीं दे रहा, रुपया आपका 3 पैसे मजबूत है, अच्छा एक्शन है। हमारे बाजार भी डेज लो पर तो नहीं है, बट कमजोरी है। 100 पॉइंट निफ्टी, 350 पॉइंट बैंक निफ्टी। क्या करके जाना है अनिल जी? तेजी तेजी
लगता तो है, लग रहा है एक्सपायरी भी हो जाएगी। और थोड़ा डर लेके तो 21,350 का पुट रख लीजिए अपने पास में, अदरवाइज तेजी कर सकते हैं। नहीं तो 2 दिन से मैं कह रहा था कुछ भी करके मत जाइए, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन आपको काट लेनी चाहिए। और अगर थोड़ा सा ताकत है रिस्क लेने की, और ताकत क्या चाहिए, ताकत इतनी सी चाहिए कि अगर 21,350 कल मिला तो थोड़ा और ले लूँगा मैं। क्योंकि देखो अब आज आपने एक काम किया, अच्छा किया दीप, आपको पता भी नहीं। देखो अब और बाजार बंद होने के बाद नंबर्स किसके आएंगे, इंडसइंड बैंक के, बस यही बच्चे। पॉलीकैब आ गया, इंडिया मार्ट आ गया, टाटाकॉम आ गया। अब इंडसइंड बैंक के नतीजे थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट कैसे, अगर इंडसइंड बैंक में खराब नतीजे तो फिर बैंकों को लेकर थोड़ी सी हालत खराब हो जाएगी, फिर लगेगा नहीं यार बैंक में तो गड़बड़ है। और अगर इंडसइंड ने नंबर अच्छे दे दिए तो थोड़ा बैंक में, तभी बैंक भागेंगे नहीं, लेकिन थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे। सो मैं खरीदने की राय सिर्फ निफ्टी पे दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे दे ही नहीं रहा, नहीं दे रहे, लेके जाने की राय कल देखेंगे। और बैंक निफ्टी को ऐसी ग्रेट क्लोजिंग भी नहीं दे रहा बॉस, बाय द वे। 45,700 पे क्लोजिंग ठीक है, मतलब तो अपना फोकस निफ्टी पे है, मिड कैप स्मॉल कैप पे है। ये दोनों स्मॉल कैप मिड कैप देखो फ्लैट हो गए एकदम। बिल्कुल, मिड कैप कहाँ, 2.5% नीचे था, 1200-1300 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स नीचे था, कहाँ है बॉस, है ना कमाल, बहुत बढ़िया कमाल है सर, पूरी रिकवरी है। सो आई थिंक इन तीनों स्पेस में आपको बने रहना, टिके रहना। मुझे लगता है यूएस भी ठीक ठाक ही लग रहा है, 50 पॉइंट नेस्डेक ऊपर है, डाउ फ्यूचर ऊपर है। अगर डर लगे तो 21,350 का पुट लेके जाइए, बाकी तेजी की पोजीशन आप रखें। शॉर्ट हैं तो थोड़े से काट लें, कम से कम पार्शियल बुक तो जरूर कर लें, पूरा करें तो आपकी मर्जी। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रुकना चाहिए मार्केट, ऐसे डर वाली बात नहीं। समझ गया, ये है आपके लिए राय इस समय बाजार के एक्शन को लेकर। आइए चलते हैं सुमित जी के पास, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 141 रुपए, 141 रुपए 40 पैसे, 141.40 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है CESC। CESC के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है, स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर तेजी का ट्रेंड है, कंटिन्यूअस अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लास्ट 2-3 दिनों के थोड़े से करेक्टिव मूव के बाद अब वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम हो रहा है। नीचे में जो इसका सपोर्ट है 136 रुपए, 137 रुपए पे है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए स्टॉप लॉस 136 रुपए का बनेगा। और ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं जल्दी आने वाले दिनों में, 148 पहला टारगेट होगा, 151 इसका दूसरा टारगेट होगा। रैली और भी बढ़ेगी और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो 148 रुपए से लेके 151 रुपए तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें CESC। ESC पावर स्पेस से ये काउंटर है जो अच्छे एक्शन में दिख रहा है। सुमित जी वापस अपने मिड कैप कैश स्टॉक्स ढूंढने के मोड में आ गए हैं। अभी MRPL आपके लिए ढूंढा था, अब CESC उनके रेडार पर आ रहा है और दोनों काउंटर्स में आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। बट एक स्टॉक जिस पर शानदार मूव आती हुई दिख रही है, टाटा कम्युनिकेशन। संजय जी आपने कहा भी था ये नंबर्स जानदार हैं, इसके बाद स्टॉक में मोमेंटम भी आएगा। 1790 का लेवल फ्यूचर्स में इस समय दिख रहा है। आज सुबह ही खरीदारी की भी राय दी थी, 1760 और 1780 के टारगेट्स ये थे, दोनों अचीव हो गए हैं। 1820 के टारगेट के भी स्टॉक मूव कर रहा है, 1790 का अभी हाई बनाया इसने सर। हाई कन्विक्शन कॉल और डीप आमतौर पर रिजल्ट के दिन देना बहुत रिस्की होता है, वो भी टाटा कम्युनिकेशन जैसी कंपनी। लेकिन हमने हिम्मत की आज सुबह और आपको 1722 के आसपास में क्या प्राइस में दिया था, हाँ 1724 पे दिया था। और ये कहा था कि अगर 1700 आ जाए तो और ऐड कीजिए। मजे की बात है, मालूम है क्या हुआ, 1700 आया भी रिजल्ट के बाद 1696 का लो बना, बार के लिए रिएक्ट किया। 1700 आए तो और लीजिए, 1680 का स्टॉप लॉस वहाँ नहीं पहुंचा। और 1790 में तब भी बोला था 1730, 35, 40 जब या बेचना मत इसको। इसके रिजल्ट उतने ही अच्छे जितने ओरेकल के आपको दिखे। फर्क इतना है कि ये डिस्कवर्ड स्टॉक है, ओरेकल नहीं, इसलिए ओरेकल इतना भाग गया। ऑपरेशनली बहुत बढ़िया नंबर है। और इस पूरे आज ये रनअप बना है 5% का, और स्पेशली पिछला 50 रुपये का जो रनअप बना है, 40-50 रुपये का, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद कुणाल जी को देना चाहता हूँ। कुणाल जी, यस, कुणाल जी ने चार्ट पे बहुत बढ़िया देखकर बोला कि 1800 की तरफ ये बढ़ रहा है। और कुणाल जी आपके 1800 रुपये के लेवल से चार्ट पे आ गए। मैं बता रहा हूँ रिजल्ट्स के बाद चार्ट्स देखने में जो महारत कुणाल जी की है ना, वो एकदम मतलब एकदम मिराज टच वापस से आज कुणाल जी का लंबे समय बाद देखा है। और कुणाल जी करे भी क्या, स्टॉक मुंह दिखाए तब तो ये चार्ट पे बोले भी ना। तो बड़े मुंह वाले स्टॉक फिर से जो आए हैं पकड़ में। कुणाल जी बधाई हो आपको, 1800 1795 आ गया, एज गुड एज 1800। अनिल जी देखिए, बधाई मैं आपको उस दिन दूंगा अनिल जी जिस दिन ये 2000 रुपए का हो जाएगा। और जो आपने ये स्टॉक को आइडेंटिफाई किया अनिल जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि जो रुके हुए स्टॉक्स होते हैं अच्छी गुणवत्ता के, हाई क्वालिटी स्टॉक्स जो कि रुके हुए होते हैं, इनको उस समय पकड़ना है जब चार्ट पर कोई संकेत ना हो। अनिल जी ये आपकी विशेष क्वालिटी है और ये अनिल जी बिल्कुल इस चार्ट पर भी होता हुआ नजर आएगा। तो आज आप नोट कर लें अनिल जी, जिस दिन 2000 होगा टाटा कम्युनिकेशन,
मेरी विशेष बधाई अनिल जी मैं आपको दूंगा। यू आर सो जेनरस। मुझे लगा कि जिस दिन 5000 होगा ये स्टॉक उस दिन मैं आपको बड़ी बधाई दूंगा, या जिस दिन निफ्टी में शामिल होगा उस दिन। चलिए कोई बात नहीं, उस दिन का भी इंतजार रहेगा, लेकिन मैं 2000 पे भी स्वीकार कर लूंगा। ऐसा कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ स्वीकार, ऐसा है। लेकिन 1800 का टारगेट आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल, और इसलिए हम कह रहे हैं कल बड़े अपग्रेड्स आएंगे और इसके लिए आप होल्ड करके चलें, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स बहुत ही जोरदार आए हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बेसिकली दीप, इस कंपनी में एक ही चीज़ है, एग्जीक्यूशन चाहिए, और एग्जीक्यूशन की कंटिन्यूटी आ गई ना तो ये कंपनी सबको पसंद आएगी। थोड़ा सा बिजनेस ऐसा है कि आप हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एग्जीक्यूशन के बारे में श्योर नहीं रहते हैं, इसलिए स्टॉक चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, फिर भागता तो एकदम भागता है। सेंचुरी मार दिया जिसने, शर्मा जी की तरह। लो 1800 आ गए 1800 बात करते करते। ओके, टाटा कम्युनिकेशंस बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इस पर आपको आती हुई दिख रही है, इस पर रखिएगा नज़र, स्टॉक भी एक्शन में दिख रहा है। कुछ इस बीच एक खबर जो आ रही है, जरा इस पर नजर डाल लीजिए। प्रताप स्नैक्स को लेकर खबर आती हुई दिख रही है आपकी स्क्रीन पर, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आ रही है, जरा एक बार नजर डालिए। प्रताप स्नैक्स आपके लिए लेकर आए इस स्टॉक में क्या खबर आती थी। हल्दीराम की मेजोरिटी हिस्सा खरीदारी की योजना है, मतलब प्रताप स्नैक्स हल्दीराम में मेजोरिटी नहीं क्या हल्दीराम प्रताप में खरीदेगा? कौन किस में खरीदेगा भाई बताओ? लेकिन जो भी खरीद रहा है वो कहते हैं कि खरबूजा छुरी पर या छुरी खरबूजे पर फायदा प्रताप स्नैक्स को तो होना ही है, क्योंकि लिस्टेड स्टॉक्स हैं ही। तो प्रताप स्नैक्स के लिए बड़ी खबर है, जल्दी से एक बार खबर ये आ रही है कि हल्दीराम प्रताप स्नैक्स में हिस्सा खरीद सकता है। हल्दीराम खरीदेगा प्रताप में? हाँ, अच्छा, अनलिस्टेड लिस्टेड में खरीदेगा। ओके, इंटरेस्टिंग। मेजॉरिटी स्टेक खरीदने की बात चल रही है, ये बात चल रही है। मेजॉरिटी 47% स्टेक की बात चल रही है। क्या बात करें, इसका मतलब तो ओपन ऑफर भी आएगा, आना चाहिए बिल्कुल। अगर 47 बड़ी खबर है ये तो। ओहो, बड़ी खबर है ये काफी कि मेजॉरिटी स्टॉक 47% हिस्सेदारी हल्दीराम खरीदेगा प्रताप स्नैक्स में। और so, बेसिकली सर पी फंड्स की जो इसमें सिक्योर लेड पी फंड्स की जो इसमें हिस्सेदारी है वो 47.5% है, ये हल्दीराम खरीद सकता है। बेसिकली फंड्स एग्जिट कर सकते हैं। 47.5% हिस्सेदारी है पी फंड्स की। सिक्योर लेड पी फंड्स हैं, 3 फंड्स हैं जो प्रमोटर की तरह आइडेंटिफाई भी होते हैं, सिक्योर के ही हैं। अगर ये अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं तो फिर उनकी एग्जिट होगी 47.5% की, जो हल्दीराम खरीदने की तैयारी में। ओके, तो पी फंड्स बेचेंगे और हल्दीराम खरीदेगा, और हल्दीराम इस हिसाब से फिर बड़ा प्रमोटर हो जाएगा। करेक्ट, मेन प्रमोटर एक तरह से हल्दीराम ही हो गया ना दीप। अगर 47% हिस्सेदारी उनकी हुई है, 47% पे तो बायबैक भी लाना पड़ेगा आपको, ओपन ऑफर देना पड़ेगा। ओपन ऑफर देना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं लाना पड़ेगा। ओह, इसीलिए 12%, माय गॉड, 1400 रुपए की। आज जिन स्टॉक्स में खबरें हैं ना वो तो भाई पूछिए मत, क्या मतलब एक्शन होता हुआ दिख रहा है, गजब का एक्शन है। 13%, 14%, 15%, माय गॉड 16%। ओह, सर्किट लगा दिएगा। 1440, माय गॉड। मैं बात कर रहा था 1325, 1320 के आसपास, 1300, वहाँ से 100 रुपये ऊपर हो गया स्टॉक। गजब का एक्शन आता दिख रहा है, 1440 का टर्म। माय गॉड। आपको बता दें ये रॉयटर्स के हवाले खबर आई है, कॉन्फर्मेशन का हम इंतजार करेंगे, बट उनका कहना है, उनके सोर्स बेस्ड खबर है कि हल्दीराम मेजॉरिटी स्टेक खरीद सकता है प्रताप स्नैक्स में। ये आपके लिए राय इस समय आती दिख रही है। एक कॉल ले लेते हैं हिमांशु जी से। जाने से पहले हिमांशु, 1 ही मिनट बाकी है, बताएं सर। दीप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बीईएल में एक बीटीएसटी ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह है। मुझे लगता है कि जिस तरह से लोअर लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली है, ये स्टॉक कल एक अच्छा कदम दिखा सकता है। तो 188, 50 के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पर खरीदारी करें। 186 का स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है कि यहाँ पर 200 रुपए तक के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो बीईएल यहाँ पर आपको करके चलनी है खरीदारी, यह है राय हिमांशु जी की तरफ से। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। खराब दिन रहा है, कमजोरी वाला दिन रहा है, बट कल जैसी वीकनेस आपको नहीं दिखी है। फिर भी 100 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हो रहा है 21,500 के नीचे। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है 45,000 माफ कीजिएगा 45,745 750 के लेवल्स के आसपास। सेंसेक्स में भी 265 अंकों की गिरावट रही है। एचडीएफसी बैंक आज भी इसका बड़ा योगदान था गिरावट में, हालांकि कल जैसी बड़ी गिरावट नहीं है, पर 3% नीचे बंद हो रहा है। एलटीआई माइंट्री सबसे बड़ा कट इसी पर था, 10% नीचे। आईटी के अब तक के सबसे खराब नंबर्स हैं, बट सामने टेक महिंद्रा ऊपर था,
था, टाटा मोटर्स ऊपर था, एक्सिस बैंक ऊपर था, ICICI और रिलायंस ने भी सहारा दिया है। अनिल जी, बात करते करते जस्ट टुवर्ड्स द एंड, आई डोंट नो इसमें अगर प्रताप स्नैक्स का भी कोई योगदान था, मिड कैप आपका एक्चुअली पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, प्रोविजनल क्लोज तो वहां पर पॉजिटिव हुई है मिड कैप की। स्मॉल कैप भी आपके लिए फ्लैट बंद हो रहा है, 1 पॉइंट पर 2.5% नीचे है दोनों इंडेक्स से, तो वहां पर शार्प रिकवरी हुई है, इंडेक्स में भी शार्प रिकवरी रही है। बट हाँ, वैसे आप कह सकते हैं एक्सपायरी तो कमजोर ही हुई है, निफ्टी के लिए करीब 100 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं सर। चलिए बढ़िया। तो कुल मिलाकर ये एक्शन होता दिख रहा है दीप। आज तो स्टॉक्स जो भागे क्या भागे हैं, अभी प्रताप स्नैक्स और सुबह टाटा कम्युनिकेशन देखिए वो 1800 के पार बंद होता हुआ दिखा है। क्या गजब का एक्शन टाटा कम्युनिकेशन में हुआ है, 1800 के ऊपर निकल कर बंद होता हुआ। और आज का स्टार परफॉर्मर, आज का हीरो तो 28% ऊपर बंद होता, ओरेकल 6500 के लेवल पर, जो हमारे पूरे 2 साल के टारगेट 2-2.5 हफ्तों में आपके सामने आते हैं। आइए, हर बार की तरह आज भी गुरुवार को है आपका पसंदीदा शो बात दुनिया की, देख लीजिए जरा। इस हफ्ते बात दुनिया की में लिए चलेंगे आपको धरती पर मौजूद सबसे पुराने जंगल में, जो है 38 करोड़ साल पुराना। बताएंगे बच्चों को क्यों पसंद नहीं आती सब्जियां, साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया जवाब, वजह सुनकर चौंक जाएंगे। आपको ले चलेंगे श्रीलंका, जहां है रावण का महल। लिफ्ट वाला रावण का महल देखकर लोग हो जाते हैं दंग। बताएंगे इटली का सबसे खूबसूरत लेकिन शापित आइलैंड, जिसे खरीदने वाले हर मालिक के साथ हो जाती है अनहोनी। और बताएंगे उस महिला की दास्तान जिसकी सौतन बन गई एलेक्सा। पति करने लगा ज्यादा बात तो हो गई थी जलन। देखिए बात दुनिया की आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। बात दुनिया की, और इसमें जो आज की सारी दिलचस्प स्टोरीज है उसकी चर्चा और डिस्कशन होगी शो के बाद। हमेशा जरूरत थोड़ी शो के पहले ही हो, शो के बाद होगी इसकी डिस्कशन। इसके लिए हमारे सारे एक्सपर्ट देखकर तैयार हैं, आपको बताएंगे हम। आइए, मनी गुरु। पिछले साल लार्ज कैप्स में कुछ सुस्त निवेश हुआ, लेकिन लंबी अवधि में लार्ज कैप कैटेगरी में भी रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। और लार्ज कैप में इंडेक्स फंड की क्या है खासियत, इस पर आज हमारी विशेष पेशकश। लार्ज कैप में एक्टिव वर्सेस पैसिव निवेश, इस पर करेंगे हम बातचीत। DP जोशी, जॉइंट CEO और DMD SBI म्यूचुअल फंड के होंगे हमारे साथ, और विश्वजीत पराशर साहब जो होंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के तौर पर 6:30 बजे। थायराइड की समस्या तेजी से बढ़ रही है और आमतौर पर महिलाएं इस समस्या की है ज़्यादा शिकार, और ये वजन आपका तो बढ़ा ही देती है। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं जो इसके लेकर होती है, उस पर आज हमारी खास चर्चा है। थायराइड का A to Z रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन में आज मिस मत कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही, और ये इसलिए कि आज थायराइड अवेयरनेस मंथ मनाया जा रहा है, इसलिए हम ये खास आयोजन करें। बाजार इस वक्त प्रोविजनल क्लोजिंग है, मेरे ख्याल से फाइनल आने बाकी आ चुकी है। 21,462, 109 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी 350 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, 45,713 और 313 अंक नीचे सेंसेक्स समाप्त होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी एक्शन ठीक ठाक है। 50 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स, 25 पॉइंट नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, 50 पॉइंट ऊपर डाउ नेस्डेक फ्यूचर्स, तो 20 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स। ये आज के लिए समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी और वागले साहब का। धन्यवाद हिमांशु जी का, श्रीकांत चौहान साहब का और मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। ओके, मुझे और दीपक दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।